ठीक है, उम्मीद है सब कोई स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल आपका अपना एसपी सर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट की भौतिक विज्ञान की क्लास में स्तर विद्युत की हम पढ़ रहे थे। तो काफी रोमांचकारी बढ़िया सा चैप्टर। आज इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले, जैसे आप मेरे पीछे फोटो में देख सकते हैं, आज हम बातें करेंगे फ्लक्स के ऊपर और फ्लक्स से जुड़े गाउस के नियम पर। फ्लक्स से जुड़ी हमने काफी सारी बातें कर ली थी, अभी हमें उसमें और छोटी मोटी एक दो और बातें करनी है ना, तो उन्हीं बातों की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में यार हम विद्युत आवेश जान चुके हैं, कूलम का नियम जान चुके हैं, विद्युत क्षेत्र देख लिया, बल रेखाएं देख लिया, फ्लक्स देख लिया। अब हमें एक आखिरी टॉपिक पढ़ना है जिसको कहते हैं गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। इसमें जो मैक्सिमम बातें वो आपको ऑलरेडी आती है, बस मेरे को उसमें दो चार बातें और ऐड करनी है, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना है आपको। फिर उसके बाद में बेटा हम स्थितिज ऊर्जा पे चर्चा शुरू करेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा। फिर हम विभव देखेंगे, उसमें समविभव पृष्ठ देखेंगे और विद्युत द्विध्रुव। एनसीईआरटी के हिसाब से या इसके अलावा आपने और भी कोई सी किताब वगैरह देख रहे हो आप कभी बेटा, है ना, तो आपको ऐसा हो सकता है कि विद्युत द्विध्रुव जो है वो यहां पर भी थोड़ा बहुत दिखाई दे, है ना, और विद्युत द्विध्रुव थोड़ा बहुत यहां भी दिखाई दे। एक्चुअल में विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश मिलकर द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो द्विध्रुव जो है वह उसके कारण विद्युत क्षेत्र भी पता करना होता है, उसके कारण विभव भी पता करना होता है, और उसका आगे यूज जब हम संधारित्र पढ़ते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत होता है। तो इन सभी चक्करों में क्या होता है, उसे टुकड़ों में इधर उधर पढ़ा जाता है। तो टुकड़ों में इधर उधर पढ़ते हैं तो उसके कंसेप्ट इतने मेल नहीं खा पाते, इसलिए मैं क्या करता हूं, विद्युत द्विध्रुव है वो लास्ट में पढ़ाऊंगा, उसमें विद्युत क्षेत्र की बातें करूंगा, उसमें विभव की बातें करूंगा। तो एक क्लास भरकर हम विद्युत द्विध्रुव की ही चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी की क्लास शुरू करते हैं। अभी हमें गाउस का नियम पढ़ना है और उसके अनुप्रयोग देखने हैं। चलिए, तो गाउस का नियम क्या होता है, देखो गाउस का नियम जो है वह हमने पिछली क्लास में जब फ्लक्स पढ़ना शुरू करा था तो थोड़ा बहुत देख लिया था ऑलरेडी, हमें उसके बारे में बेसिक सी बातें पता ही है। गाउस का नियम एक्चुअल में हमें क्या मदद करता है इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गाउस का नियम जो है वह हमें विद्युत क्षेत्र निकालने में मदद करता है। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास कोई भी एक आवेश रखा हुआ है, ये क्यू आवेश है, तो इसके पहले भी ये जरूरी नहीं है, हमने देखा था कि सर आवेश केवल क्यू ही हो सकता है कि एक रॉड हो जो एक समान रूप से आवेशित हो, एक शीट हो मेरे पास जो भी एक समान रूप से आवेशित हो। ठीक है, तो यार ये भी चीजें हो सकती है इस दुनिया में। तो इनसे विद्युत क्षेत्र कैसे पता चला था, इनसे विद्युत क्षेत्र जो है वो गाउस के नियम से पता चला था। बोर्ड के हिसाब से गाउस का नियम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो गाउस प्रमेय कहता क्या, पहले यह देखते हैं। यह क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स उस बंद पृष्ठ या उसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, मैंने गाउसियन सरफेस कहते हैं। गाउस को हिंदी में ऐसा लिखते हैं, यह है गाउस लॉ और इसे बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ये क्या होती है इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे हम, है ना, लेकिन गाउसियन सरफेस जो होती है, गाउसियन सरफेस जो होती है उसको हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देखेंगे, समझेंगे। और इसमें कहता क्या है, यह कहता है कि यहां पर जो गाउसियन सरफेस के अंदर अगर कोई एक आवेश है तो वो आवेश से परिबद्ध जो फ्लक्स होगा वह 1/ε0 होगा, है ना। तो 1/ε0 अगर इकाई आवेश है, अगर क्यू आवेश है तो उससे जो फ्लक्स होगा वह क्या होगा, वह Q/ε0 होगा। तो क्या हुआ, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स उस बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सर फ्लक्स जो होता है वो Q/ε0 होता है। हम ऑलरेडी जानकर भी आ चुके थे सर कि जो फ्लक्स होता है वो E.ds लिख सकते हैं, है ना। हमने इसको दो तरीके से देखा था फ्लक्स को, है ना। फ्लक्स को क्या क्या लिखा था हमने, फ्लक्स को क्या क्या लिखा था हमने, फ्लक्स को हमने दो चीजें लिखी थी सर, है ना। फ्लक्स को क्या क्या लिखा था सर, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लक्स को हमने लिखा था सर E.da का इंटीग्रेशन भी फ्लक्स होता है, और जो Q/ε0 होता है ये भी फ्लक्स होता है। तो इन दोनों को अगर हम बराबर करते तो हम लिख सकते हैं E.da जो होगा या E.ds भी लिख सकते का क्लोज इंटीग्रल बराबर होगा Q/ε0। अब ये क्लोज इंटीग्रल क्यों लिखते हैं हम पहले इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम सॉलिड एंगल क्या होता है उसके ऊपर थोड़ी सी बढ़िया सी चर्चा करेंगे, फिर हम इसके अंदर और घुसते जाएंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले तो समझते हैं क्लोज इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है ना। देखो क्या होता है बेटा, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, ये सपेरा, ये सांप, है ना, ये सांप क्या कहता है, ये सांप बोलता है सर कि ये इंटीग्रेशन नहीं, समाकलन का चिन्ह है। किसका चिन्ह है ये, यह समाकलन का चिन्ह है सर। अरे अगर मैं यहां पर कर रहा हूं y dx, मान के चलो मैंने लिखा y dx, तो y dx मतलब क्या कर रहा हूं, मैं समाकलन कर रहा हूं। तो समाकलन मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया, ये y अक्ष है या x अक्ष है, तो यहां पर अगर मैंने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ क्या देगा मुझे कि सर अगर मैंने यहां पर ये dx स्ट्रिप काटी, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो y dx से मिलेगा मुझे, फिर मैं ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप जोड़ दूं तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ y dx मिलता है।
ये जो इंटीग्रेशन है खुला इंटीग्रेशन है, मतलब कि इसका इधर वाला छोर भी नहीं पता हुआ है, इधर वाला छोर भी नहीं पता। जैसे अगर मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो क्या होगा x स्क्वायर बटा दो, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये मतलब कहां से शुरू हुई है कहां पर खत्म हुई ये नहीं पता मुझे, तो ये ओपन इंटीग्रल होता है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैंने कहीं पर ऐसा लगा दिया, क्या लगा दिया, ये कैसा है, ये ओपन इंटीग्रेशन कहलाता है, ओपन है ये, मतलब इसकी मुझे ये नहीं पता कि ये इधर से इधर के बीच में ये जो लाइन है, ये जो वक्र बना है, ये वक्र बंद वक्र नहीं है, है ना, ये वक्र बंद वक्र नहीं है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे मेरी बात, थोड़ा सा गणित है इसमें ना। अगर मैंने ऐसा लिखा होता क्लोज इंटीग्रेशन, है ना, ये क्या लिखा मैंने, क्लोज इंटीग्रेशन, जैसे मैंने लिखा है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्लोज इंटीग्रेशन, या यह है बंद वक्र के लिए। अब बंद वक्र के लिए क्या होगा, बंद वक्र मतलब कि यहां पर ये वक्र कैसा है, खुला वक्र है। बंद वक्र मतलब सर क्या हुआ, बंद वक्र ये होगा, जैसे यह मेरे पास एक सर्कल बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, मेरा बंद वक्र हो गया, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, है ना, डीएल मतलब कि क्या हुआ, ये लंबाई सारी छोटी छोटी लंबाई अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि इसकी जो अगर आर त्रिज्या है तो यहां पर इन सबको जोड़ दूंगा, तो यहां पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ वाई डीएल, अगर मैंने बोला कि यहां पर ये सारी लंबाई है, ये इस लंबाई को मैंने डीएल बोल दिया, तो अगर ये सारा डीएल जोड़ दूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, मेरे को 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। ये बंद वक्र के लिए होगा, ठीक है। कैसे करना है समझ में आया तुम्हें, इसमें हम सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर सकते थे। इसमें क्या सोचेंगे, इसमें हमारा जो मेंटेलिटी होती है, देखो इसको और गहन अध्ययन गणित में किया जाता है, हमें उतना गहन नहीं करना है, हमें बस यह सोचना है कि यार अगर मुझे क्लोज इंटीग्रल लगाया किसी के ऊपर, मतलब वो बंद है, बंद, तो ये डीएल जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, डीएल जोड़ दिया तो 2 पाई आर आ गया सर। आई बात समझ में। इसी प्रकार से अगर मैंने यहां पर क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीए लिखा होता, क्या लिखा हुआ है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए, जैसा अभी यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो, ये डीए लिखो या डीएस लिखो, बात बराबर ही है ना, हम डीएस भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं डीएस लिख रहा हूं, तो अगर मैं यहां पर देख, ये क्या था, यह मेरे पास लंबाई थी, तो यहां पर छोटी छोटी लंबाइयों को जोड़ा मैंने, छोटी लंबाइयों को जोड़ा तो वक्र बना मेरे पास, बंद वक्र बना। इसी प्रकार से अगर मैं छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ूं, मतलब यहां पे एक छोटा सा क्षेत्रफल, फिर ये क्षेत्रफल, ये सारे क्षेत्रफल डीए बोल दो या डीएस बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पे इसका स्थिति, ये एरिया सदिश बाहर की तरफ आ गया, हमने देखा भी था, ये क्षेत्रफल है ना, मैंने छोटे छोटे क्षेत्रफल जोड़ दिए, तो क्या बनेगा सर, यहां पर अब ये बंद वक्र नहीं बनेगा, ये बंद सतह बनेगी। क्या बनेगी, एक बंद सतह। तो इसे हम कहेंगे ये क्लोज इंटीग्रल। देखो अब सतह भी जरूरी है, वो हर सतह बंद हो ये जरूरी थोड़ी ना। जैसे मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पे एक पेपर है, तो ये पेपर है, तो अगर ये छोटे छोटे टुकड़े जोड़ दिए तो सर ये सतह बन गई। क्या ये जो एरिया आया, ये जो सतह, ये बंद सतह नहीं सर, ये चीज खुली है, ये चीज खुली है। लेकिन अगर मैंने इसे सारे छोटे छोटे जोड़ दिए मैंने, अब ये कैसी, ये बंद सतह है, बंद है, ये बंद है ना। देखो सर बंद है, अगर मैं खोलूंगा तो अच्छा सर अंदर मैं इसमें पानी भर सकता हूं, ये मेरे लिए क्या है, चारों तरफ से बंद सतह है। तो अगर मेरे को इन सब का इंटीग्रेशन करना है, मेरे को ये सारे डीए जोड़ने हैं, तो क्या होगा सर, यहां पर ये डीएस सारे जोड़ दूंगा, तो यहां पर क्या होगा, यह मेरे लिए बंद सतह कहलाएगा, ठीक है। पहली बात बंद सतह, पहली बात। अब क्या होगा कि यहां पर सारे डीएस सारी बंद सतहें जोड़ूंगा तो मेरे को कितना एरिया मिलेगा। तो सर अगर ये गोल है, ये इसमें आर मान लो, यहां पर ये गोल है, तो इसका एरिया मिल जाता मुझे, और इसका क्षेत्रफल मुझे पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं डिफरेंस कैच कर पा रहे हो, यहां पर मैंने लंबाई जोड़ी, यहां पर क्या कर रहा हूं, एरिया जोड़ रहा हूं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यार, अगर मैं इन सबको बंद करूंगा तो मुझे अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे यहां पर अगर मैं डीएल बंद करूंगा तो यहां पे मुझे एरिया मिला, फिर यहां पे डीए सारे एरिया जोड़ूंगा तो यहां पे मुझे आयतन मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, और इसके अंदर क्या मिला, एरिया, क्षेत्रफल मिला, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने, ये यहां पर मैंने अगर ये डीएल सारी लंबाई जोड़ी तो ये बंद वक्र बना, तो बंद वक्र के अंदर क्या है, उसका कुछ ना कुछ एरिया निकाल सकता हूं। वैसे मैंने डीए जोड़ा तो यह क्या है, यहां पर मुझे आयतन मिलेगा। मतलब डीएल जरूरी है गोल ही जोड़ू मैं, ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी जोड़ सकता हूं, ये ऐसा भी जोड़ सकता हूं मैं, तो क्या ये बंद वक्र बन गया, बिल्कुल, इसका कुछ ना कुछ एरिया आएगा, या इसकी लंबाई निकाल सकता हूं मैं, है ना। तो यहां से मुझे पता चला कि सर इसको जोड़ने पर ये एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, 2D बनेगा। कैसा बनेगा ये, 2 डायमेंशनल मतलब सतह पर एक क्षेत्रफल मिला, और अगर मैं क्षेत्रफल शायद जोड़ूंगा तो ये 3D बनेगा मेरे को। क्या बनेगा, मेरे को 3D बनेगा। आई बात समझ में। अरे तो ये दो इंपॉर्टेंट सी बातें।
अब हम आज जो पढ़ते हैं ये भी हमें फिजिक्स में आगे काम आएगा, डीएल 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 जोड़ना। अभी क्या जोड़ रहे हैं, डीए 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 या डीएस 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 बोल दो। तो ये सारे छोटे 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 क्षेत्रफल जोड़ूंगा मैं, तो क्या बनेगा मेरे पास, एक गोलीय सतह बनेगी। उसी प्रकार से अगर मैं चाहता तो ये सारे डीए 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 जोड़कर मैंने क्या बना दिया, एक बॉटल कैसी बनेगी, छोटे 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 सतह से सारे जोड़ दी, तो क्या बना, ये कैसी बनी है सर, ये बेलनाकार बन चुकी है ना। ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये ऐसे ऐसी कोई मेरे पास एक वस्तु आ जाए है ना, जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक वस्तु है, तो ये सारे जोड़ूंगा मैं डीए 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 डीए, तो क्या बन गया सर, यह मेरे पास एक समतल सतह बन गई, इधर भी समतल सतह बन गई, तो इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई भी है, तो ये सारे डीए 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 जोड़ने से हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से मैं ये सारे डीए 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 जोड़कर कार्यक्रम देख सकता हूं। ठीक है, अच्छा सर और क्या हो सकता है ना, एक सेकंड यार पेन गिर गया। तो यहां पर ये पेन भी ऐसे ही बनोगा, ये डीए 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 जो सारे जोड़ पेन बन गया। अच्छा सर, तो अब इन सबका करना क्या है ना, करेंगे अभी। इसमें एक और चीज समझते हैं उससे पहले है ना, एक होता है कोण। हाँ सर, कोण हमने पढ़ा था। कोण क्या होता है, कोण हमें पता है सर कि अगर आपके पास यहाँ पर ये लंबाई है डीएल, अब देख आएगा मजा जिंदगी का, ये बोला ना डीएल 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 लंबाई जो होगा, तो अगर मान के चलो ये लंबाई है मेरे पास डीएल, जैसे एल भी बोलते, और यहाँ पे त्रिज्या है आर, तो ये कोण थीटा होता था। ये कैसा कोण था सर, ये समतलीय कोण था, और हमें पता था ये 2D है, और हमें पता था कि सर यहाँ पे थीटा बराबर या डीएल बराबर आर थीटा होता है। आर थीटा या आर डी थीटा भी लिख सकते हैं छोटे कोण के लिए, है ना, तो डीएल बराबर आर थीटा, ये हमने ऐसा पढ़ा है। अभी यार मैं प्लीज इसे क्या डी थीटा लिख दूं, ज्यादा सही रहेगा वैसे ना, डी थीटा से घबराने वाली बात नहीं, छोटा थीटा में बोल रहा हूं मैं। तो सर यहाँ पर 2D कोण हो गया। ठीक है, इसका मात्रक वगैरह रेडियंट भी लिखते थे हम, ऐसा कुछ कुछ हमने पढ़ा था, बिल्कुल सर ऐसा पढ़ा था। अब अगर मान के चलो ये तो समझ में आया, तो मैं डीएल 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 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 2 पायर बन जाएगा। जैसे अगर मैंने तुम्हें ये समझाया भी था पहले, जब सबसे पहले इसका फील दिलवाया था कि सर यहाँ पर आपने ये डीएल 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 जोड़े सारे, तो ये सब डीएल जोड़ने पर अगर मान के चलो जोड़े जा रहा हूं तो कोण बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर मान के चलो मैं पूरा गोल घूम गया एक चक्कर, तो पूरा एक चक्कर गोल घूमूंगा तो कितना कोण घुमा, तो सर यहाँ पे थीटा का जो मान होगा वो 2 पाई होगा। कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा, 2 पाई। अरे याद आया, कुछ कुछ रेडियन में लिख रहा हूं 2 पाई। तो यहां पर अगर मैं लंबाई लिखूंगा तो लंबाई हो जाएगी r इंटू 2 पाई। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि सर ये सारे जोड़ने पर 2 पाई आर आएगा। क्या आएगा, 2 पाई आर आएगी लंबाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है ये तो। अच्छा, तो ये तो मुझे चमका। अब मुझे और क्या चमकना चाहिए। अब ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या होती है कि ये कोण के लिए थी, पहला कोण था समतलीय कोण। ऐसे ही हमने ठोस कोण भी पढ़ा था या सॉलिड एंगल पढ़ा था, है ना, ठोस कोण या सॉलिड एंगल। ये क्या होता है कि सर हमने देखा था 3 डायमेंशनल में, है ना, जैसे अगर मान के चलो यहां पर मैंने कुछ एरिया काटा, इस एरिया को मैं डीए बोल दूं या डीएस बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो बोलना चाहो वो बोल देते, डीएस बोल देते। तो यहां पर सर यह कुछ छोटा सा एंगल बन रहा होगा। तो हमने पढ़ा था 3 डायमेंशनल कोण, है ना, कि जिसमें यहां पर देखो, अब ये 3 डायमेंशनल क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है। तो यार अगर मेरे पास एक आवेश रखा है तो आवेश से 3 डायमेंशनली जो किरणें निकलती है, जो विद्युत फ्लक्स बनेगा या जो किरणें निकलेंगी वो 3 डायमेंशनली निकलेगी ना। जैसे मेरे पास ये एक आवेश है, तो यहां से 3 डायमेंशनली किरणें जाकर उस सतह पर टकराएंगी, उस सतह पर टकराएगी, तो इस सतह को हमने डीएस बोल दिया। और यहां पर ये जो कोण बनेगा, इस कोण को मैं क्या बोल सकता हूं, मैं सिग्मा से चिन्हित कर सकता हूं। इसका मात्रक स्टे रेडियंट होता है। जैसे यहां पर डीएल को लिखा था हमने, है ना, जैसे यहां पर हमने डीएल लंबाई को लिखा था, वैसे यहां पे डीएस, डीएस लिखो या डीएल लिखो, बात बराबर ही है एरिया के लिए। यह हो जाएगा, अभी मैं सदिश रूप से नहीं लिखना चाह रहा हूं, मैं केवल एरिया जितना होगा वो लिखना चाह रहा हूं। यह होगा यहां पे रेडियस, तो ये रेडियस आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा, है ना। यहां पर आर था, डी थीटा था, यहां आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा होगा। आई बात समझ में। ये सॉलिड एंगल में आपको पढ़ा रहा हूं, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। नीट में इतने डिटेल में नहीं आता, लेकिन हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। तो यहां पर सॉलिड एंगल जो होता है वह होता है सर आर स्क्वायर डी ओमेगा। अच्छा सर, अब इसमें एक बार हम प्रूफ कर देखते हैं जो बात मैंने आपको यहां पर सिखाई थी। क्या, जैसे ये हमने प्रूफ करके पता ना 2 पाई आर वाली बात, वैसी बात यहां पर भी प्रूफ करता हूं मैं। देखो, अगर मैंने ये सारे डीए 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 3 डायमेंशनली जोड़ दिए तो पूरी गोलीय सतह बनेगी। हाँ सर, तो जैसे यहां पर पूरा एक चक्कर घूमने पर कोण जो होता है वो 2 पाई होता है, तो वैसे ही यहां पर एक चक्कर के लिए, अब ये जो एक चक्कर है वो कैसा है, 3 डायमेंशनल चक्कर है। कैसा चक्कर है, 3 डायमेंशनल चक्कर है। तो इस पूरे एक चक्कर के लिए जो सिग्मा होता है वो 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई होता है।
जैसे अगर मान के चलो मेरे को ऐसा बोला कल को सवाल में, मेरे को ऐसा बोला सवाल में कि यार ऐसा मेरे पास है ना, मेरे पास यहाँ पर ये जो सिग्मा, ये डी सिग्मा है ना, या डी ओमेगा है, तो ये छोटे 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 सारे कोण को मेरे को बनाना है, तो ये सब गोल घूमकर 2 पाई एंगल बनाते थे। तो 3 डायमेंशनल जो एंगल होता है वो पूरा एक गोल में कितना बनता है, तो एक गोले में जो पूरा 3 डायमेंशनल, देखो यार मेरा ये बोर्ड जो है 2D बोर्ड है, तो इसमें मैं 3D नहीं दिखा सकता तुम्हें, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक गेंद रखी हुई है, इस गेंद में यहां से जो पूरा एंगल, मतलब कि देखो क्या होगा यहां पर, देखो कैसे इमेजिन करेंगे, यहां पर मेरे पास ये छोटा सा कोण बन रहा है जहां पे कुछ सामने एरिया बन रहा था, ठीक है, फिर मैं कोण बढ़ा रहा हूं तो सामने वाला एरिया जो है वो बड़ा होगा, और ऐसा मैंने पता पूरा घुमा दिया हाथ को, है ना, मतलब मैंने ऐसा शुरू करा, ऐसा पूरा हाथ घुमा दिया, तो सर ये पूरा एरिया बन जाएगा, तो ये पूरा एरिया क्या होगा, बंद गोलीय बंद सतह बनेगा, और ये कोण जो आएगा वो 4 पाई आएगा। तो अगर मैं यहां पर तुम्हें एरिया लिखकर बताऊं इसका, तो एरिया क्या हो जाएगा सर, आर स्क्वायर इंटू 4 पाई, या मुझे पता है सर ऑलरेडी कि ये जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, या एरिया जो होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा मेरा। आया समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जो मुझे पता होना चाहिए, लेंथ के लिए 2 पाई आर होता है और एरिया के लिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये 4 पाई है ये सॉलिड एंगल है, 2 पाई जो है वह मेरे लिए प्लेनर एंगल होता था। तो ये गाउस के नियम में काम आएगा, क्यों? क्योंकि देखो आप यहां पर अगर मुझे E डॉट ds करना है, तो ds जो है, अब मैं क्या कौन सा इंटीग्रेशन कर रहा हूं, क्लोज इंटीग्रेशन। तो अगर मैं क्लोज इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो कितना क्लोज सरफेस बनेगा, कितना एरिया बनेगा, वो मुझे पता होना चाहिए। तो ये एरिया जो पूरा है तो 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। जैसे इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, इस पर हम बातें भी करेंगे हम। जैसे हमने ये देखा था कि सर अगर मैंने एक आवेश रख दिया और पूरी गोलीय बंद सतह कर दी तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता था ना, Q इन बटा एप्सिलॉन नॉट, पिछली क्लास में देखा था। तो बस ये वही वाली बात हमको आगे चलकर प्रूफ भी करनी है और उस पर सवाल भी करने, है ना। अच्छा, इसके अलावा यहां पर मैं एक छोटा सा रिलेशन आपको बताना चाहता हूं, है ना, एक छोटा सा रिलेशन बताना चाहूंगा मैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के मध्य रिलेशन। क्या रिलेशन होता है, ध्यान से समझना है। सर क्या कहना चाहते हो आप? जैसे मान के चलो कि मेरे पास यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और सामने मेरे पास सामने क्या है, एक चकती है। तो ये चकती पर ये सामने आवेश जो है वो 2 डायमेंशनल एंगल बनाएगा, 3 डायमेंशनल। तो सामने सर अगर चकती है, सामने क्या है, चकती है, तो उस पे जो एंगल बनेगा वो 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा। बच्चा कैसा बनेगा सर, 3 डायमेंशनल। अच्छा सर, तो यहां पर अगर ये 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा तो, लेकिन मुझे तो सर यहां का 2 डायमेंशनल एंगल पता चल गया, मान के चलो एंगल अल्फा पता चल गया, तो मैं इसे 3 डायमेंशन में कैसे बदल दूं, तुम समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ऐसा समझ रहा हूं कि सर यहां पर ये एक चकती है, तो चकती पर ये बताओ कि अगर मैंने यहां पर बोला कि यहां पे छुटकू सी चकती है, छुटकू सा डी एरिया, यहां पे मैंने आवेश रखा, तो ये आवेश वहां पर फ्लक्स फेंकेगा, तो उस पूरे पे फ्लक्स कितना आएगा वो निकालना चाह रहा हूं मैं। क्योंकि देखो अब ध्यान से, मुझे ये पता चल गया है यहां से कि अगर मैं पूरा एंगल घूमता हूं, पूरा 2 पाई ये 4 पाई एंगल घूमते हैं, तो जो फ्लक्स होता है वो Q इन बटे में एप्सिलॉन होता है। तो अभी तक हमने ऐसा सवाल नहीं किया जिस सवाल में मुझे बोले कि सामने एक चकती, हमने ऐसे सवाल करे थे कि अच्छा सर यहां पे आवेश है, मेरे पे रूम है, तो रूम में एक सतह से मुझे पूरा फ्लक्स बताना, वो आसान था, हमने कॉमन सेंस किया था। लेकिन अगर मेरे पास सामने चकती है तो उस पे से फ्लक्स कैसे लिखना है, तो सॉलिड एंगल और जो प्लेन एंगल है उसमें रिलेशन में एक छूटका सा आपको सिखा रहा हूं, याद रखना यार, ये इसको यूज कैसे करना है, क्या करना है, इसको सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा। तो यहां पर जो सिग्मा होता है वो होता है 4 पाई, है ना, 4 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या कॉस अल्फा यहां पे लिखा हुआ था। देखो ये क्या है कि अगर मेरे को सॉलिड एंगल से, अगर मेरे पास 2D में एंगल है, मुझे एंगल अल्फा पता है, तो मैं 3D में एंगल कैसे बना सकता हूं, है ना, या 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं इस पूरे एंगल को, है ना। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर मान के चलो मेरे को बोले यार चकती पे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है चकती पे ना, यहां से ये जो ऊपरी सिरा और निचला सिरा जो उस पे कोण 30 डिग्री का बना रहा है, तो वो पूरे पे से फ्लक्स कितना गुजरेगा, मेरे को पता है 4 पाई एंगल जो होगा उसका फ्लक्स कितना है, तो मैं यहां पर से इस अल्फा के लिए भी फ्लक्स निकाल पाऊंगा। ये सारी बातें जो सॉलिड एंगल प्लेन एंगल वाली बताई, ये हमें आगे काम आएगी,
ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब हम वापस जा रहे हैं, ये सब कुछ थोड़ा सा मैं भावनाओं में भेज गया था, है ना, थोड़ा सा ज्यादा जी लेवल तक का पढ़ा दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये वाली चीज फिर से समझेंगे। अब गॉस के नियम पर वापस आते हैं। चलो, तो गॉस का नियम हमने को समझने के लिए ये सब आना चाहिए था थोड़ा थोड़ा। अच्छा सर, अब क्या होगा यहाँ पे, ई डॉट ds जो होता है वो q बटे में एप्सिलॉन होता है। अब गॉस का नियम कहता है, यह नियम सममित आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए उपयुक्त होता है तथा सभी सदिश क्षेत्र जो व्यक्तक्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं के लिए लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारे पास सभी क्षेत्र सदिश जो है ना, या हमारे पास जो भी गाउशियन सरफेस, अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे जाके गाउशियन सरफेस की बातें, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, उनके लिए हम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर इनका क्षेत्रफल जो है वह जैसे 4πr² लिख रहे हैं, है ना, जैसे गाउशियन सरफेस लेंगे तो क्षेत्रफल 4πr² वगैरह लेंगे, उनके लिए बात लागू होगी। अब ये कैसे लागू होती है इसके ऊपर बढ़ते हैं, उससे पहले हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ये वाला सरफेस, ये वाला वर्ड समझेंगे हम, गाउशियन पृष्ठ क्या होता है ना, गाउशियन पृष्ठ लेते कैसे। ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है ये वाला सवाल कि गाउशियन पृष्ठ होता क्या, गाउशियन पृष्ठ लेते कैसे। तो गाउशियन पृष्ठ के लिए कुछ अभिलाक्षणिक गुण होने चाहिए। गाउशियन पृष्ठ क्या है, यह एक इमेजिनरी या एक काल्पनिक सतह है जो हमने मानी। जैसे अगर मान के चलो मेरे को यहां पर मेरे पास एक आवेश है Q, अब इस आवेश के कारण मुझे विद्युत क्षेत्र पता है, लेकिन फिर भी मेरे को निकालना है गाउस लॉ का नियम का इस्तेमाल करते हुए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके चारों तरफ एक सतह मान लूंगा। तो सतह मानने के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि सर सतह आप ऐसी गोल मान लो, आप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सतह मान लो, या आप यहाँ पर जो सतह मान रहे हो वो ऐसी मान लो। तो सर सतह क्यों मान रहे हैं, सबसे पहली बात तो सतह इसलिए मान रहे हैं बेटा क्योंकि अगर हमें गाउस का नियम उपयोग करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये होगा ई डॉट ds, डीए लिखो, ds लिखो, बात बराबर ही है ना। तो यहां पर Q, इसके अंदर आवेश कितना होता पता है, एप्सिलॉन नॉट हमें पता है। अब हमारे को निकालना है कि ये सारे जो आप सतह बना रहे हो, इन सारे सतहों को जोड़कर डीए कितना लिख पाए हम, है ना। तो डीए का मान कुछ रखेंगे, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो डीए ऐसा क्या हो कि जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते, ये डीए जो है, ये डीए जुड़कर ही क्या बनाएंगे, गाउशियन सरफेस बनाएंगे। तो ये क्या होता है उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। पहली बात तो काल्पनिक है ना, कैसी चीज को हम गाउशियन सरफेस बोलेंगे। गाउशियन पृष्ठ कैसे चुनना है, मतलब ऐसी सतह देखो वैसे सर क्या हमें ऐसे गाउशियन सरफेस चुनना पड़ेगी कि हमेशा, नहीं तुम्हें कभी नहीं चुनना पड़ेगी। इसके 2-4 ही क्वेश्चन होते हैं, 2-4 ही टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं, वो तुम्हें बता दूंगा। तो वो जो अनुप्रयोग है, वो अनुप्रयोग आपको ऐसे के ऐसे हमेशा के लिए ध्यान रखना है, उसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है ना। आप हमेशा के लिए ध्यान रख सकते हो और उससे हमेशा आपके जवाब आएंगे। जैसे अगर बिंदु आवेश होता है तो उसके लिए गोलीय सतह मानेंगे, वो हम आपको बताएंगे अभी आगे चलकर। गाउशियन पृष्ठ से ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये स्कूल में बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ऐसा कैसा पूछ लेगा कि यार बताओ गाउशियन सरफेस की अभिलाक्षणिक क्या है, कैसे गाउशियन सरफेस को चुना जाता है। गाउशियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है ना। तो क्या होगा यहाँ पर कि इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, वह फ्लक्स किस पे निर्भर करता है, फ्लक्स होता है Q//, या Q पर निर्भर करता है, उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। पहली बात, गाउशियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स केवल पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल सही बात सर, कि यहाँ पर यह गाउशियन सरफेस के अंदर जो है उसी के आवेश पर निर्भर करेगा। अच्छा, गाउशियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स गाउशियन पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, है ना। देखो एक्चुअल में जाने अनजाने में पिछली क्लास में जब मैंने आपको बताया था तो वो सब गाउशियन पृष्ठ की ही एक छोटी मोटी बातें थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आवेश अंदर जो होगा वो कहां पर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स उतना ही गुजरेगा। गाउशियन पृष्ठ पर विद्युत आवेश की तीव्रता गाउशियन पृष्ठ के अंदर तथा बाहर उपस्थित सभी आवेशों के कारण होती है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। क्या देखो क्या होता है कि मान के चलो यहां पर मैंने एक आवेश रखा हुआ है, ये 2 आवेश रखे हुए, 3 आवेश रखे हुए, चलो मान के चलो। अच्छा यहां पर बनाते हैं, हमारे पास जगह भी है काफी सारी। मान के चलो मेरे पास यहां पर ये 3 आवेश रखे हुए, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ठीक। अब अगर मान के चलो मैंने तुम्हें ऐसा बोला कि यार मेरे को है ना गाउस का नियम लिख के बताने का है। क्या बताने का है, गाउस का नियम। अच्छा सर गाउस का नियम बताना है तो उसके लिए एक सतह बनी, तो ये मैंने एक गाउशियन सतह बना ली। क्या बोलूंगा मैं इसे, गाउशियन सरफेस। अब ये बताओ गाउशियन सरफेस से, है ना, गाउशियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, गाउशियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। तो सर अगर मेरे को फ्लक्स लिखना है इस सतह से, तो इस सतह से फ्लक्स लिखूंगा मैं, ये होगा Qn बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, Qn बटे में एप्सिलॉन नॉट, या मैं लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2
प्लस Q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये गाउसियन नियम से, ये गाउस का सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स लिख दिया हमने। अब यही फ्लक्स जो है वो किसके बराबर करना है, E डॉट dA बराबर होगा या फ्लक्स के, या फ्लक्स का मान मैं सीधे सीधे लिख दूं तो हो गया मेरे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इससे मैं E का मान निकाल लूंगा। लेकिन सर यहां पर ये जो E का मान आएगा, देखो यही चमत्कार है और यही सबसे बड़ी बात हमें इस नियम में समझनी है। DA क्या होगा, DA होगा सर ये वाले सारे ये DA जोड़ दूंगा तो ये 3 डायमेंशनली सतह बनेगी। कैसी बनेगी, 3 डायमेंशनली सतह बनेगी, बिल्कुल 3 डायमेंशनली सतह बनेगी। अब यहां पर क्या होगा कि यह E का मान क्या आएगा, तो E का मान जो होगा ये E नेट होगा, E Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5 सभी आवेशों के कारण निकलेगा। सर ये क्या चमत्कार है, हाँ यही चमत्कार है, और यही बात हमें बहुत बार नीट में पूछी भी जाएगी कि यार ये ई नेट जो है वो किसके कारण है। ये ई जो है वो ई नेट है, ये भले ही 2 आवेश मैंने गॉसियन पृष्ठ के अंदर नहीं माने, लेकिन यहां से मैं जब सॉल्व करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सभी के कारण आएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ऐसा, हाँ जैसे देखो मान के चलो कि यहां पर मेरे पास यहाँ पे एक शीट थी, मेरे पास एक चादर थी ना, एक समतलीय चादर थी, और आपको पता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव आवेश होता है तो उसके कारण दूर की तरफ होती है। अच्छा एक छोटी सी बात है ना, एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर 1-2 दिन पहले आपने जो क्लास ली थी उसमें आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव शीट बनाई थी, एक नेगेटिव शीट बनाई थी, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, मैंने यहां पर बनाया था, अगर आपको याद, तो यहाँ पे एक एग्जांपल करवाया था, उसके बाद में यहाँ पे एक एग्जांपल करवाया था, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाल कलम से बनाई थी, वो इस तरफ कर लेना ना, पॉजिटिव से दूर होती है, नेगेटिव की तरफ होती है, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। इस तरफ नहीं है, ये ना मैंने गलती से इस तरफ बना दी थी, पॉजिटिव की तरफ बना दी थी, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो यार अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो अगर मैंने गॉसियन सरफेस मानी, मतलब मान के चलो कि ये एक ऐसा, मैं बताऊंगा सिलेंड्रिकल मानेंगे, यहाँ पे एक चादर होगी, उससे एक हमने बेलनाकार मान लिया, उसके अंदर से घुसता हुआ बाहर आता हुआ, तो जब मैं गाउस का नियम लिखूंगा तो मैं आवेश तो इसके अंदर वाला ही लूंगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो जो बाहर वाला आवेश या जो भी पूरा आवेश था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा मुझे। ठीक है, तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए, किसके लिए, गाउस के नियम के लिए, कि गाउस का नियम जो है सर वो सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। अच्छा, किसी बंद पृष्ठ में आने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक और बाहर जाने वाले फ्लक्स को धनात्मक मानते हैं। ये बात हमें पहले से ही पता है सर, कि अगर मान के चलो मेरे पास कोई भी एक बंद पृष्ठ है तो इससे कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, तो ये जो अंदर जाएगा है ना, तो एरिया वेक्टर क्या होगा सर यहाँ पर, सर यहाँ पर ये जो एरिया आएगा वो इस तरफ आएगा, ये एरिया इस तरफ आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो इसलिए अंदर आने वाला जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ पर अगर फ्लक्स लिखने जाऊंगा मैं तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एरिया बाहर, तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा यहाँ का। यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर एरिया भी बाहर, तो फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बाहर जाने वाला फ्लक्स धनात्मक होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है जो मुझे फ्लक्स को लेकर या गॉस सरफेस को लेकर पता होनी चाहिए। समझ इसका फील, हाँ आएगा, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आती जाएगा ना। जैसे ये बातें हमें ऑलरेडी पता भी है, ये बस गाउस के नियम में आती है, मैं गाउस का नियम भी प्रूव करके दूंगा आपको। यदि एक बंद वस्तु कोई आवेश परिबद्ध नहीं है ना, या अगर मान के चलो किसी बंद वस्तु के अंदर कोई आवेश नहीं है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो विद्युत क्षेत्र या तो एक समान या असमान हो, कोई ये कैसा है, असमान विद्युत क्षेत्र है, ये कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, में रखी हो, तो इससे संबंधित कुल फ्लक्स हमेशा शून्य ही होगा। क्यों, क्योंकि सर क्यू इन जो है वो शून्य है, तो फ्लक्स शून्य होगा। ये केवल एक तरीके से आपका रिवीजन है कि हमको फ्लक्स लिखते आता है, क्योंकि फ्लक्स लिखते आएगा तभी हम गॉस का नियम आगे पढ़ पाएंगे। तो यहां पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो जैसे अगर मान के चलो ये एक क्यू आवेश का, इसके कारण फ्लक्स क्या होगा, क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण क्या होगा सर, ये पूरा बंद है, क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा, ये भी पूरा बंद है, क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। ये आवेश कहीं भी रखो, फ्लक्स जो होगा वो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा ही होगा। क्यू इन मतलब अंदर वाला आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, अब इस पर हम और भी चर्चा करते हैं, उससे पहले मैं आपको गाउस का जो नियम है उसका डेरिवेशन करवाऊंगा छोटा सा ना। डेरिवेशन के लिए वो मैंने आपको सॉलिड कोण पढ़ाया था। डेरिवेशन में क्या होगा कि मान के चलो मैंने यहां पे माना कि कोई एक आवेश Q है, मैं Q आवेश के लिए सिद्ध करूंगा, बाकी फिर अब चीजें अपने आप इसमें डिराइव हो जाएंगी। मैंने ये कोई भी एक गाउसियन पृष्ठ मानी है, देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, इसका नाम क्या दिया मैंने, गाउसियन पृष्ठ है, टेढ़ी मेढ़ी है ना, गोल नहीं है, ये गाउसियन सरफेस है। तो अब मेरे को प्रूव क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds जो होगा वो क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। अब मैं इसको प्रूव करके बताता हूं। देखो, अगर मैं यहां पर
ये देखो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये एक पॉजिटिव आवेश है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी सर, बाहर की तरफ होगी। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इस तरफ होगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इस तरफ होगी। ओके ओके सर, और यहां पर अगर मैं एरिया सदिश बनाऊंगा तो ना, एक एरिया सदिश बनाऊंगा, देखो यार मैं थोड़ा सा मैं गंदा बनाना चाहता हूं इसे, ताकि मैं तुम्हें एक फील दे पाऊं। ऐसा अजीब सा शेप बना लिया मैंने ना, ताकि तुम्हें ये समझ आ पाए कि यहां पर जो हम सॉल्व करेंगे ना, जो सॉल्व करेंगे वो व्यापक रूप से हर प्रकार की आकृति के लिए सही बैठेगा, है ना। जैसे देखो यहां पर अगर मैंने यह बोला कि यार इस बिंदु पर एरिया सदिश क्या आएगा, तो सर इस बिंदु पे एरिया सदिश इस तरफ कहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ कहीं जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डीए एरिया आ गया, इनके मध्य कोण कितना होगा, थीटा कोण होगा। अच्छा ओके सर, इसी प्रकार से अगर मैं ऊपर वाले बिंदुओं पर देखो तो ऊपर वाले बिंदुओं पर भी यही होगा, बिल्कुल यार। यहां पर अगर एरिया सदिश देखूंगा तो वो इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, यहाँ पे एरिया सदिश इस तरफ आएगा सतह के लंबवत, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है, और इनके मध्य हमेशा कोण कितना मान लिया, थीटा मान लिया। ओके अब आगे क्या सर, देखो अब क्या होगा, आगे मेरे को इसको डिराइव करना है, तो मैं डिराइव कैसे करूंगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी है ना। ये किसके बराबर मुझे नहीं पता, अगर मैं इसको प्रूव कर दूं क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट तो मेरा डेरिवेशन हो गया। तो अब मेरे को क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट लिखकर बताना होगा। अच्छा सर कैसे बताएंगे, देखो अभी तो ये बताओ कि यहां पर ये ई डॉट डी ए क्या आएगा, या ई ए क्या आएगा। सर ई डॉट डी ए करूंगा या ई डी ए करूंगा तो क्या होगा सर, इनके मध्य जो है कोण ऑलरेडी थीटा है। अच्छा, तो इनके मध्य अगर कोण ऑलरेडी थीटा है तो मैं क्या यहां से सीधे लिख सकता हूं कि सर आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो बताओ क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू। अच्छा ये सर दूरी तो आपने बताई नहीं, अगर इसके लिए देख रहा हूं तो मान के चलो ये दूरी आर बोल दी मैंने, इस पे ही देख लेते, तो के क्यू बटे में आर स्क्वायर। ओके सर, अब अगर मैं इसका डॉट करना चाहता हूं एरिया के साथ, तो अगर मेरे को डॉट करना है सर, तो डॉट प्रोडक्ट में तो हमें पता है सर कि यहां पर cos थीटा आता ही आता है, तो बस वही वाली बात हम यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा सर के क्यू बटे में आर स्क्वायर। डीए को कैसे लिख सकते हैं, डीए, अच्छा सर डीए तो यार ये डीए लिखना है मुझे। अब ये कोण कितना बना रहा होगा, यहां पर कोण कौन बना रहा होगा सर, ये डीए का मान कैसे लिखूंगा सर मैं, तो देखो यार मुझे 3 डायमेंशनल एंगल पर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सब कुछ आपको बताया था। तो ये जो डीए होगा, ये डीएस जो है वो आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा में लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा सर यहां पर, अच्छा यार एक छोटी सी बात है ना, इसे 2 पाई कर लो, एक सेकंड कॉपी में करेक्शन कर लो, ये 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे अल्फा का मान अगर मैं पूरा रखूंगा, हाँ ठीक है ये 2 पाई होगा, ये 4 पाई आना चाहिए टोटल, यहां पर ये 2 पाई आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने अल्फा का मान पूरा घुमा दिया, मानकर यहां से घुमा तक यहां तक रख दिया मैंने, पूरा गोल घुमा दिया तो 360 बन जाएगा पूरा, है ना। उधर 4 पाई एंगल बनना चाहिए, ये मैं इस पे एक दो एग्जांपल करवा दूंगा आपको तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये 2 पाई आएगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लो कॉपी में। अच्छा चलो हम तो यहाँ पर वापस जाते हैं, तो हम यहाँ पे डीए का मान सोचते हैं, तो डीए का मान अभी मैंने आपको जैसे पीछे से देखकर बता दिया, ये होगा ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ये अभी हमने निकाला। अब इसका मैं डॉट करता हूं, तो अगर मैं क्लोज इंटीग्रल करूंगा ई का मान है के क्यू बटे में आर स्क्वायर का डॉट लेना है सर, मुझे एक डॉट लेना है सर, किसके साथ, मुझे लिखना है डी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो यहां से आर स्क्वायर तो कट जाएगा, के क्यू, देखो के इंटू क्यू तो एक नियत मान है, के इंटू क्यू तो क्या है, नियत मान है, वो तो बाहर आ जाएगा, तो के इंटू क्यू जो है वो नियत मान है, ये बाहर आ चुका है, का क्लोज इंटीग्रल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, है ना। यहां पर क्लोज इंटीग्रल बनेगा डी ओमेगा का। तो यार अगर मेरे को यहां पर इन सबका डीए 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 जैसे सारे एंगल जोड़ना है ना, ये सारे एंगल जोड़ने हैं, तो ये सारे एंगल जो है ये क्या है, 3 डायमेंशनल एंगल से ये सारे एंगल जोड़ के मैं क्या बना सकता हूं, कितना टोटल एंगल बना सकता हूं, तो सर अब ये सारे एंगल जोड़ के टोटल 4 पाई एंगल बना सकते हो। कितना बना सकते हो, 4 पाई। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 3 डायमेंशनल एंगल कितना होता है, 4 पाई होता है। तो यहां पर मैं इनको जोड़ के 4 पाई बना सकता हूं, तो सर ये तो आया ही नहीं। अच्छा के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई बचेगा, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट आ गया। ओ हो यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जो होगा वो किसके बराबर है, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये इसके डेरिवेशन करने का पहला तरीका है ना। इसका मैं एक और छोटा सा तरीका बता देता हूं आपको यार, है ना। हो सकता है कि आप बोर्ड वगैरह की क्लासेस में देखें तो आपको ये चीज दिख जाए कि लोग क्या करते हैं, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सरफेस ना बनाते हुए आसान कर देते हैं इसे ना। आसान कैसे कर देते हैं, थोड़ा सा मैं यहां पर बता देता हूं। करना यही है, स्टेप से होगी, लेकिन उसमें एक दो स्टेप को थोड़ा सा सोचने का तरीका बदल जाता है। क्या बदल जाता है कि अगर मान के चलो मैंने क्या किया होता, यहाँ पे क्यू आवेश लगा होता और मैंने यहाँ टेढ़ा मेढ़ा सरफेस ना लेते हुए सॉलिड एंगल में नहीं घुसूं, मैं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल पे बात करूं, सॉलिड एंगल में ना घुसते हुए, तो बिना सॉलिड एंगल के कैसे डेराइव कर सकते। यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर सर मैं ये डीए एरिया देखूं
तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अच्छा, इसका एरिया कहां आएगा सर? इसका जो डीए एरिया आएगा, इसका ये जो डीए एरिया आएगा ये भी इसी तरफ आ जाएगा, बिल्कुल है ना। ये लेकिन यार ये जो डेरिवेशन करने का तरीका है ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि यार तुम कुछ मानते भी डेरिवेशन कर लोगे तो फिर हर जगह कैसे बोल रहे हो ये सही है? जैसे मैंने आपको जो डेरिवेशन करके दिया ये हर जगह सही है, बात समझ में आती है कि सर कैसा भी सरफेस हो उसके लिए बात सही बैठती है। लेकिन अब ऐसा ही सरफेस मान ले तब दुनिया कर रही है तो मेरे को भी करके बता देना चाहिए आपको। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, तो यार देखो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा तो उनमें हर जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के मध्य कोण कितना है सर? 0 डिग्री है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? ये हो जाएगा सर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अच्छा, ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर। ओके सर, डीए। अब डीए अगर मान के चलो मैंने यहां पर सारे डीए जोड़ दिए, तो यार यहां पर मेरे पास टेढ़ा मेढ़ा सरफेस था, इसका डीए जोड़कर क्या आएगा मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने यहां पर इसको डी सिग्मा कर डी ओमेगा करके 4 पाई लिखा। लेकिन यहां पर मुझे दिखता है कि सर अगर ये सारे डीए जोड़ दूंगा, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये, तो इसका डीए जोड़ने पर 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर कट गया, ये हो गया के क्यू इंटू 4 पाई आएगा भाई। क्यू का मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, तो डेरिवेशन आप जैसा चाहो वैसा कर लो। वैसे 99% जगहों पर यही डेरिवेशन आपको मिलेगा, 99 के 100% जगहों पर यही डेरिवेशन का मिलेगा, लेकिन ये मैंने व्यापक रूप से डेरिवेशन किया था। चलो सर बहुत बढ़िया, बहुत डेरिवेशन हो गए। और क्या करना है अब हमें एक्चुअल में गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने शुरू करने हैं ना। अब यहां से एक और नई कहानी शुरू होगी। ये सब आज थोड़ा बोर्ड के लिए ही चल रहा है बेसिकली, है ना। नीट में क्या आ सकता है? नीट में ये सारी बातें आ सकती है, वैसे हमने ये सब कुछ भी पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा सा यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अनुप्रयोग करना शुरू करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसके अनुप्रयोग में क्या होगा? अनुप्रयोग में हमको सवाल आ सकते हैं, है ना। अब सवालों को हमको कैसे करना होगा? सवाल जो है हम बेसिकली जैसे अभी तक करते आ रहे थे उसी प्रकार के सवाल होंगे, बस थोड़ा सा एक नया नजरिया हमें सोचने का मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। हमने बोला कि यार यहां पर मेरे पास एक 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है ना। कितने माइक्रोकूलम का? 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके आसपास मैंने एक गोलीय सतह मानी है, तो इस गोलीय सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, या इस गोलीय सतह से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है तो हमें क्या करना होगा? क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट से हम फ्लक्स निकाल सकते हो, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। सर मुझे ऑलरेडी आता है कि यहां पर फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बिल्कुल, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं गाउस के नियम से लिखना चाहता हूं, है ना, गाउस के नियम से लिखना चाहता हूं तो हो जाएगा ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल बराबर होगा क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम से आएगा आंसर वही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस एक बार मैं प्रूफ करके देना चाहता हूं कि गाउस के नियम से स्कूल में आ जाए तो कैसे सॉल्व करना। उसने बोल दिया कि यार गाउस के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के बताओ हमें, तो क्या होगा? एक मिनट यार, आवेश उतरा था बीच में रख देता हूं मैं ना। हाँ सर, प्लस 5 माइक्रोकूलम, तो ये दूरी है आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया जो होगा सर वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे अभी हमने करा। क्यू इन है 5 इंटू 10 की घात -6 माइक्रोकूलम है, बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल सकते हैं। ई का मान आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। ये आर नीचे आ गया। आर कितना है? आर की वैल्यू अगर मान के चलो क्वेश्चन में आपको दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल 25 सेंटीमीटर अभी मैंने बोली, तो यहां पर इस पूरी सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो आप। तो कितनी आ जाएगी सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के बराबर होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगी। ये ऐसे बोर्ड्स में करके आना पड़ेगा। अगर वो बोलता है गाउस के नियम से सॉल्व करके बताओ तो अपॉन में आर का स्क्वायर, मतलब 25 मतलब 0.25 लिख सकते हैं का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6। अच्छा, इससे क्या लिख सकता हूं? इसे मैं चाहूं तो 25 इंटू 25 इंटू, यार ये 2 जीरो हो जाएंगे तो 2 की 10 की घात 4 आ जाएगा। 10 की घात 2 होगा, है ना, -4 आएगा, सॉरी, हाँ -4 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ चुका है। तो बस यहां पर या 0.25 क्या है? 25 इंटू 10 की पावर -2 ही तो लिखा हुआ है। तो यहां पर ये -2 था, -2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, है ना। -2 था, ये क्या लिख सकता हूं मैं? इसे 0.25 के 25 सेंटीमीटर है तो इसे 0.25 मीटर लिख सकता हूं। ये 25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख सकता हूं। उसका स्क्वायर करा तो 10 की पावर -4 आ गया यहाँ पर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। इसे काट दो, यहाँ 5 आ जाएगा और फिर इसको थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो ना। 25 इंटू 5 करो 125 हो जाएगा, 9 बटे में 125 इंटू यहाँ हो 10 की घात -2 बचेगा और -7 आ जाएगा। देखो एक बार चेक कर लेना है कैलकुलेशन, है ना। यहाँ पर ये -4 है, ऊपर जाएगा तो -2 बचा देगा और यहाँ पे 7 है तो न्यूटन प्रति कूलम आंसर आ जाएगा।
तो ऐसे में आंसर वगैरह निकाल सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरा पुराना वाला मेथड है, बस गाउस का नियम घुसाकर मैंने इसको सॉल्व करके बताया। और कैसे सवाल आएंगे? ऐसे सवाल हमें सवाल में बोला हुआ है कि S1 S2 S3 चित्र में दर्शाए अनुसार 3 समकेंद्रीय गोलीय कोश है। फिर बोला है S1 S2 पर आवेश क्रमशः S1 पर 4 क्यू है, S2 पर आवेश 8 क्यू है। अच्छा, और S3 पर आवेश नहीं है ना, वो अनावेशित है। ओके, S1 से प्रवाहित फ्लक्स तथा S3 से प्रवाहित फ्लक्स का अनुपात क्या होगा? तो S1 से प्रवाहित फ्लक्स और S3 से प्रवाहित फ्लक्स क्या होगा? देखो, तो यहां पर अगर S1 के बाहर में एक छोटा सा गाउसियन पृष्ठ मान लूं, तो फ्लक्स बताना है हमें। हाँ सर, फ्लक्स बताना है। फ्लक्स के सवाल भी इसी में आते हैं। फ्लक्स के सवाल भी गाउस के अनुप्रयोग में आते हैं। जो कल हमने सवाल किए वो भी एक तरीके से गाउस के अनुप्रयोग में आप रख सकते हैं। तो फ्लक्स 1 क्या हो जाएगा? क्यूएन बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यूएन कितना है इसमें 4 क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, फाई 2 कितना होगा? फाई 2 हो जाएगा सर, यहां पर एक फ्लक्स मान लो, क्योंकि कहां से निकालना है? S1 और S3। अच्छा, S3 से प्रवाहित फ्लक्स निकालना है ये। तो S3 से प्रवाहित फ्लक्स निकालेंगे तो इसके अंदर टोटल आवेश क्या है? क्यूएन बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल आवेश क्या है? टोटल आवेश है 4 क्यू प्लस 8 क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा 12 क्यू। आई बात समझ में, है ना? एक Q1 था, एक phi1 था, एक phi2 था। ये phi1 के लिए ये लिखेंगे, इसका आवेश लिखेंगे, बाहर वाले के लिए सभी का, उसके अंदर जो है सबका आवेश लिख दिया। तो यहां पर कितना हो गया सर? 12 क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया phi1 हो गया 4 क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो phi1 बटे में phi2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 बटे में 12 या 1/3। कॉपी पे पेन चलाओ, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा सर, और कैसे सवाल आ सकते हैं, है ना? ये वाला सवाल हो गया। इस प्रकार का ऐसा भी सवाल आ सकता है जैसे हमने करा है, बेसिकली वही सवाल है। हमें बोला हुआ है कि 6 माइक्रोकुलम के एक बिंदु आवेश को 40 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के केंद्र के ऊपर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। वर्ग से प्रवाहित फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? एग्जैक्ट वैसा का वैसा सवाल है, हमने पिछली क्लासेस में करा था कि सर यहां पर फ्लक्स जो है यह क्या आएगा? यह फ्लक्स निकालना है। यहां पर भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, सॉरी 40 सेंटीमीटर भुजा है, और यहां पर से केंद्र से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, केंद्र से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पे एक आवेश रखा हुआ है क्यू। कितना है? 6 माइक्रोकुलम आवेश रखा हुआ है। तो यार ये मेरे को सॉल्व करते आता है क्या यार? हाँ बिल्कुल मेरे को सॉल्व करते आता है। मैंने आपको सिखाया था कि यार ये ऐसा मान लो कि ये घन है। अब ये घन की निचली सतह से गुजरने वाला आवेश बताना है आपको। इसके केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है, सॉरी निचली सतह से गुजरने वाला फ्लक्स बताना। तो ये कितना होता है? क्यू बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। बिल्कुल यही आंसर आएगा, बिल्कुल यही आंसर आ गया। तो बस एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। ये कितना हो जाएगा? क्यू बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है? 6 गुणा 10 की घात -6 बटे में 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 6 से 6 कट गया, ये मेरा आंसर आ गया। 10 की घात -6 बटे में एप्सिलॉन नॉट। सर ये 40 और इसका क्या करना है, या मल्टीप्लाई कैसे आएंगे, है ना? तो 40 और इसका क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस वो दिखाने के लिए था कि यहाँ पर भुजा जो है वो ए है, और यहां से a/2 पर आवेश रखा हुआ है। भुजा है a और a/2 पर आवेश रखा हुआ है। बस इतनी सी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए। अच्छा सर, और कैसे हो सकता है? ऐसे सवाल आ सकते हैं कि यार मेरे पास 20 माइक्रोकुलम आवेश एक बंद पृष्ठ के अंदर रखा है, तो पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स फाई है। अच्छा, यदि 80 माइक्रोकुलम आवेश बंद पृष्ठ में जोड़ दिया जाए तो फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? मतलब मेरे पास एक बंद पृष्ठ कैसी भी पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 20 माइक्रोकुलम आवेश था, तो फ्लक्स 1 लिख देते। ये कितना था? सही होगा 20 बटे में 20 इंटू 10 की घात -6 होगा बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने यहाँ पर 80 और जोड़ दिया, 80 माइक्रोकुलम आवेश और जोड़ दिया। ठीक है, तो हमें यह बताना है तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा? फ्लक्स में परिवर्तन बताना है। तो phi2 क्या हो जाएगा मेरे लिए, या phi डैश बोल देते इसे। अब टोटल आवेश कितना हो जाएगा? सर टोटल हो जाएगा 100 गुणा 10 की घात -6 बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो परिवर्तन कितना आया? तो सर अगर मैं phi डैश बटे में phi डैश माइनस phi लिखूंगा परिवर्तन, तो परिवर्तन कितना हो जाएगा? 100 गुणा 10 की घात -6 बटे में एप्सिलॉन नॉट माइनस 20 गुणा 10 की घात -6 बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसमें से चाहूं तो 100 माइनस 20 कर दो, 10 की घात -6 दोनों में है, तो जाएगा 100 माइनस 20, तो कितना आ गया? 80। 80 गुणा 10 की घात -6 बटे में एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। अब यहां पर मुझे तो सर आंसर ही नहीं पता। आंसर पता है कैसे? 20 गुणा 10 की घात -6 बटे में एप्सिलॉन नॉट जो है मेरा फाई दिया हुआ है, तो ये मेरा डेल्टा फाई में परिवर्तन पूछा है उसने, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात -6 बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू 4। अरे इंटू 4 कर दूं तो बात बराबर है ना यार, ये इंटू 4 कर दिया। हाँ सर इंटू 4 कर दिया, तो यहां पर ये पूरा फाई इंटू 4 आंसर आ गया। तो 4 फाई मेरे पास आंसर आ जाएगा, है ना? फ्लक्स में परिवर्तन पूछा था। सर क्या और भी कोई तरीका था? बिल्कुल और भी मेरे पास तरीका था जिससे मैं आसानी से कर सकता था। कैसे कर सकता था यार? मैं इतनी मेहनत नहीं करता तो भी मेरे पास आंसर आ जाता।
मेरे को बोला कि ये वाला फ्लक्स फाई है, तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना आएगा। तो सर अब ये मैं चाहूं तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकता था कि सर अब मेरे पास 20 है, 20 है, अब 20 में 80 जोड़ा है तो कितना हो जाएगा सर, 20 में 80 जोड़ा तो 100 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फाई बोल रहा था, है ना, इसको फाई बोल रहा था, तो मैं ऐसा लिख सकता था सर सीधे सीधे कि अगर मेरे पास 20 माइक्रोकुलम है तो फ्लक्स फाई है, तो 80 माइक्रोकुलम होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, और वहां से मैं परिवर्तन निकाल सकता था, है ना। तो जैसे अगर मैं लिखता 20 के लिए फाई, 20 के लिए फाई, तो 100 के लिए कितना आ जाता, तो सर 100 के लिए 5 फाई आ जाता। अरे टोटल अब फाई का 100 कर दिया ना, मैंने क्या बोला, ये मेरे पास सर 20 था, 20 के लिए कितना था, फाई था, तो 80 और जोड़ा, 80 और जोड़ा तो टोटल कितना हो गया 100, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा 5 फाई, तो परिवर्तन कितने का आया 4 फाई का। नहीं सर और आसान बताओ, देखो मेरे पास 20 माइक्रोकुलम से फाई फ्लक्स है, तो परिवर्तन मतलब फ्लक्स में परिवर्तन जो होगा वो आवेश के परिवर्तन के कारण आएगा। तो आवेश एडिशनल कितना जुड़ा, आवेश एडिशनल कितना जुड़ा सर, आवेश जो जुड़ा है वो 80 जुड़ा है, तो 80 के कारण जो आएगा वो 4 फाई परिवर्तन आ गया। कहानी ही खत्म हो गई रे प्यारे, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। तो इस एसपी स्टार से आप सीधे सीधे सवाल कर सकते हो। आया समझ में, जोरदार तरीके से चमका सभी को, क्या किया मैंने, ठीक है। चलो भाई और क्या होगा सर, इसके अलावा यार हमें ना इसके अनुप्रयोग डिस्कस करने हैं। हमें देखना है कि ठोस, या मैं बोल सकता हूं ठोस चालक या खोखला गोले के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। इसी प्रकार से मुझे देखना है कि ठोस कुचालक के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अनंत रेखा के एक आवेश है उसके कारण मेरे पास विद्युत क्षेत्र क्या होगा। इसी प्रकार से मेरे को और भी चीजों के कारण विद्युत क्षेत्र लिखना सीखना है। तो अब ये जो मैं करने जा रहा हूं ये सब कुछ स्कूल के हिसाब से, प्योर स्कूल के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कि स्कूल में इसका डेरिवेशन आता है। तो डेरिवेशन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, एक दो डेरिवेशन आज करेंगे, बचे हुए डेरिवेशन अगर हमारे पास समय नहीं रहता तो कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास सबसे पहला डेरिवेशन होता है कि अगर मेरे पास ठोस चालक है या मेरे पास, है ना, या मेरे पास खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखो अगर चालक होता है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि अगर मेरे पास चालक होता है तो चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो चालक के कारण जो आवेश होता है वो हमेशा सतह पर ही होता है। तो इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डेरिवेशन में बस करने जा रहा हूं, आज की क्लास पूरी डेरिवेशन वाली ही थी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मेरे पास सर पॉजिटिव आवेश है तो ठोस चालक होगा, उसके अंदर आवेश नहीं रह सकता, आवेश हमेशा बाहर ही होगा। अब मुझे इसके कारण गाउस लॉ से विद्युत क्षेत्र बताना है। तो कैसे करते हैं बेटा, देखो क्या करेंगे, यहां पर अगर मेरे को कोई एक बिंदु लिखना है जिसमें आर का मान कैपिटल आर से कम है, कैपिटल आर क्या इसकी त्रिज्या है, तो इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, ये अगर मान के चलो दूरी स्मॉल आर बोल दी, तो मैं यहां पर एक पृष्ठ मानूंगा, है ना। अब पृष्ठ कैसी होनी चाहिए, है ना, पृष्ठ के अभिलाक्षणिक तो पढ़ ली हमने, लेकिन अब मेरे पास ये जो गॉसियन सरफेस हो गया ना, इसे मैं जीएस बोल देता हूं। जीएस मतलब क्या हो जाएगा हमारा, गॉसियन सरफेस। तो सर ये गॉसियन सरफेस मैं गोल ही क्यों मानूं, मैं स्क्वायर में ही मान सकता क्या, ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्या, कर सकते, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होगा बेटा कि जब आप गॉसियन सरफेस मानोगे तो उसके कारण जो आप आंसर निकालोगे या जब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे तो आपको करना है डेरिवेशन के लिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। क्या करना है, ई डॉट डी ए। तो अगर तुमने टेढ़ी मेढ़ी सतह मानी, ई डॉट डी ए जो होगा वो ई ए कॉस थीटा लिख सकते हो, आप इसे क्या लिख सकते हो, ई ए कॉस थीटा। अगर आपने टेढ़ी मेढ़ी सतह मान ली तो जैसे अगर मैंने अभी जो सतह मानी उसके अनुसार क्या होगा, गोलीय सतह तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ ही होगी, है ना। अगर आवेश होता केंद्र पर तो, है ना, जैसे अगर केंद्र पर आवेश होता तो मैं ऐसा लिख सकता था, ठीक है। लेकिन इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, तो यार इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के मध्य कोण हमेशा जीरो रहेगा। जो मैंने आपको एक और आसान चीज यहाँ पे बताई थी ना, ये यहाँ पे हमने डेरिवेशन किया था, ये तो जनरल था, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे आसान क्यों कि अगर मेरे पास ये बिंदु आवेश है, ये क्या कौन सा आवेश था, बिंदु आवेश, तो इस बिंदु आवेश के कारण एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ई डॉट डी ए करा मैंने तो क्या आएगा सर, ये आपने ऐसा सीधे सीधे कैसे लिख दिया, मैंने अभी आपको बताया था कि ई डॉट डी ए करेंगे तो ई ए कॉस थीटा लिखना होगा, और हर एक क्षण पर या हर एक जगह पर कोण कितना है, कॉस थीटा जो है वो हमेशा 1 आएगा। क्यों कि थीटा हमेशा 0 है, ए ई और ए के मध्य कोण 0 है, सदैव 0 है। तो इसको डिराइव करना बहुत आसान था मेरे लिए, ठीक है। वैसे ही मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, वैसे मैं यहां पर भी लिख सकता हूं क्या कि सर अगर मैं यहां पर टेढ़ी मेढ़ी सतह ले लूंगा तो मेरे को यहां पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य कोण अलग अलग आ गए, अलग अलग कोण आ गए हर क्षण पर, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा उसको सॉल्व करना।
तो इसलिए मैं कैसी सतह लूंगा, मैं जो गॉसियन सरफेस लूंगा वो गोलीय सतह लूंगा हमेशा, है ना। कब लूंगा, अगर मेरा गोलीय चालक है, जैसे सॉरी गोलीय आवेश वितरण है, जैसे अगर ये गोलीय सतह है, या अगर मेरे पास एक बिंदु आवेश होता है ना, या ठोस गोला होता, इन सबके लिए क्या मानेंगे हम हमेशा, यह जो गॉसियन सरफेस है वो गोल ही मानेंगे। अच्छा, ये लिखे एक बार हम, ये बराबर होना चाहिए क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट के। अब हम वापस जाते हैं सवाल की तरफ। सर यहां पर अगर हमें बोला है कि क्यू इन, तो इसमें अगर ये खोखला है अंदर से या ठोस चालक है, तो इसके अंदर जो क्यू इन होता है वो तो हमेशा 0 होता है, 0 होता है। हाँ, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया। ई डॉट डी ए जो था वो तो मेरा 0 हो गया, ई डॉट डी ए 0 हो गया, या ई का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा, सदैव हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ये मैंने आपको सीधे सीधे बताया भी था, आज मैंने प्रूफ भी कर दिया। इसी प्रकार से अगर मैंने आर का मान बढ़ा लिया कैपिटल आर से, मतलब कि अब मैंने गॉसियन सरफेस मानी यहां पर, ये अब मेरे लिए आर आ गया है, अंदर आवेश क्यू या कैपिटल क्यू बोल देते हैं, है ना। यहां पर इससे एक समान रूप से आवेश वितरित था क्यू से। यार ये सब कुछ मैंने करवाया तुम्हें पिछले क्लासेस में, ना। तो यहां पर आर का मान अगर कैपिटल आर से बड़ा होगा, मतलब ये वाली गॉसियन सरफेस होगी, तो लिखना कैसे वो सिखा रहा हूं मैं, देखो तुम्हें। ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जो होगा वो होगा क्यू इन बटे में एप्सिलॉन। अच्छा, अब अंदर आवेश है या नहीं है, हाँ सर, ये पूरा कैपिटल क्यू आवेश इस आपने जो गोलीय सतह मानी ना, कहां मान सकता हूं, कहीं भी जो आर दूरी, यहां 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 से अनंत तक मान सकता हूं। तो उस सब के लिए क्यू इन जो होगा वह तो हमारे पास सर कैपिटल क्यू के बराबर ही होगा। अच्छा, ई डॉट डी ए, अच्छा ई डॉट डी ए करना है मुझे, तो ई डॉट डी ए जब मैं करूंगा, ई डॉट डी ए मैं करूंगा, तो डी ए डी ए डी 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 अगर ये गोलीय सतह के सारे डी 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 जोड़े तो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा सर। कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। एंगल का चक्कर नहीं है, क्यों, क्योंकि इस बिंदु पर अगर मैं एरिया देखो तो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो भी इधर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया भी इधर ही है, तो इसमें कोई चक्कर नहीं है। बराबर होगा क्यू इन जो होगा कैपिटल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर मेरे पास आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सर, इधर की तरफ ले जाऊं मैं, तो क्यू बटे में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या मैं से के क्यू बटे में आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, के होगा। इसी प्रकार से स्मॉल ए बराबर कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाता तो उसके लिए भी मैं लिख सकता हूं, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वह ई बराबर के क्यू बटे में कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ सर पहले यहां पर 0 रहेगा, फिर उसके बाद में व्यक्त क्रमानुपाती रूप से कम होता जाएगा, ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पर होगा। क्लियर है कहानी। तो यार ये आसान सी बात, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिख सकता हूं, और ये मैंने किसके कारण लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, मैंने यहां पर यह एक समान रूप से अगर एक खोखला गोला होता तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम और भी कुछ बातें देखते हैं, है ना। अब हमें ठोस के कारण देखनी है, तो यार ठोस के कारण हमने ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए हैं, इसका जो छोटा सा डेरिवेशन होता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, वरना कोई इसका डेरिवेशन में 10 मिनट लगते हैं ना, 8-10 मिनट लगेंगे, हमको समझाना पड़ेगा अंदर काटा है तो अंदर आवेश कितना है वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, और अनंत लंबे रेखीय आवेश के कारण भी हम नेक्स्ट क्लास में ही इसका डेरिवेशन देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अभी हम इतनी ही रखते हैं, है ना। हमें और भी कुछ सवाल वगैरह करने हैं, ये भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, जब हमारे पास वैसे ये वाला सवाल कर सकते हैं हम, अभी हमें फॉर्मूले आते हैं, बट मैं उन फॉर्मूले को एक बार डिराइव कर दूंगा, उसके बाद में आप ये यहां से ये क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो अभी हम क्विज के रूप में 2 आसान आसान से सवाल लेंगे, जल्दी से इनका जवाब बताइए, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सवाल पढ़ो जवाब बताओ, आसान सा सवाल है। विद्युत फ्लक्स बताना है आपको। अगला सवाल देख लेते हैं, AIPMT 2007 का सवाल है, देखते हैं कौन बता पाता है सही जवाब। ध्यान से सवाल पढ़ो और ट्राई करो।
आ गया जवाब? चल, सवाल बोल रहा है कि यार हमारे पास किसी बंद पृष्ठ से अब हमें बोला है कि अंदर आता हुआ फ्लक्स बाहर जाता हुआ फ्लक्स है ना, तो φ1 और φ2 है, तो विद्युत आवेश है ना क्या होगा? तो सर विद्युत आवेश कितना होगा? फ्लक्स बराबर होता है Q बटे में एप्सिलॉन। तो आवेश क्या लिख सकते हैं? Q इंटू एप्सिलॉन जो होगा वो आवेश लिख सकते हैं। तो फ्लक्स कितना होगा? सर नेट फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास, इंटू एप्सिलॉन करना है, तो यहाँ पर इंटू एप्सिलॉन वाले तो दो ही ऑप्शन है। अब कुछ फ्लक्स जो है वो प्रविष्ट है और कुछ निर्गत है, मतलब कि कुछ अंदर आ रहा है कुछ बाहर जा रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि सर जो बाहर जाता हुआ फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, तो φ2 माइनस φ1 जो हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन, ये हमारा Qin हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी? अच्छा सर, फ्लक्स बराबर जो होगा Qin बटा एप्सिलॉन से हमने सॉल्व कर दिया। एक और सवाल क्या है? एक और बढ़िया सवाल है, बिल्कुल ये बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल क्या कह रहा है हमें ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल में बोला कि हमारे पास एक खोखले बेलन के भीतर Q आवेश है ना, अच्छा इसके अंदर Q आवेश है। फिर बोला है कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया है, फिर बोला है कि यहां पर जो वक्रतल B से संबंधित ये जो पूरा फ्लक्स है वह फाई है। मतलब क्या है हमारे पास? देखो, यह मेरे पास एक ऐसा सतह है ना, ऐसा एक बेलनाकार सतह है जो दोनों तरफ से खुली हुई है, जो दोनों तरफ से खुली हुई है, यहां से यहां पे खुली हुई है ना, ये खुली हुई है इसके अंदर से। तो अब इसके अंदर कोई एक आवेश रखा हुआ है, तो यहां पर अगर अंदर आवेश रखा तो आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो वो इस सबको काटेगी, फिर कुछ इधर से भी काटती हुई निकलेंगी और कुछ इधर से भी काटती हुई निकलेंगी। अब हमें बोला है कि जो गोलीय सतह है इस पूरे से कितनी है? 5 फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये ए सतह से संबंधित फ्लक्स क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, फाई नेट जो होगा वो Qn बटे में एप्सिलॉन होगा। हाँ सर, जो नेट होगा वो Qn बटे में एप्सिलॉन होगा, और इसमें बोला हुआ है कि इसके अंदर एक Q आवेश रखा हुआ है। अब कितनी सतह है? सर 3 सतह है, एक फाई ए है, प्लस फाई बी है, प्लस फाई सी है, ये Qn बटे में एप्सिलॉन होगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो फाई ए और फाई बी से, फाई ए और फाई सी से फ्लक्स जो होगा वो समान होगा। क्यों? क्योंकि यार यहां से सर जो बल रेखाएं निकल रही है उतनी ही बल रेखाएं इधर से भी निकलेंगी, बाकी सब तो इसको काट देगी। तो बी से फ्लक्स जो है वो मुझे फाई दिया हुआ है, ए और सी से फ्लक्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर फाई ए तो फाई ए लिखा हुआ है, ए की जगह भी मैं सी की जगह भी ए लिख सकता हूं, ए की जगह सी लिख सकता हूं, ये जगह Q बटे में एप्सिलॉन। तो क्या हो गया सर, ये 2 फाई ए हो गया प्लस फाई बराबर होगा Q बटे में एप्सिलॉन, या 2 फाई ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q बटे में एप्सिलॉन माइनस फाई। आगे बात समझ में, 2 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। तो यहां पर फाई ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 Q बटे में एप्सिलॉन माइनस फाई। है क्या ऑप्शन में? हाँ सर बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन सही होगा। मजेदार सवाल। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हमने गाउस का नियम पढ़ा। गाउस का नियम क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA जो होता है वो बराबर होता है Qn बटे में एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सा सूत्र है, इस पर आधारित कुछ अनुप्रयोग हमने कर ली है, कुछ अनुप्रयोग आने वाली क्लास में करेंगे, और इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा पे भी हम चर्चाएं करेंगे आने वाली क्लास में। ठीक है यार, तो आज की क्लास नहीं रखते हैं, होमवर्क हर बार की तरह ऐप में ही मिल जाएगा। अगली क्लास में हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा और गाउस के 1-2 और अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू। कैसे है आप सभी? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में भौतिक विज्ञान की क्लास में। स्थिर विद्युत की हम पढ़ रहे थे, आज हमारा लेक्चर नंबर 12। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमें गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग पढ़ रहे थे उसे ही कंटिन्यू करना है, उसमें और बढ़िया तरीके से बातें समझनी है, और साथ ही साथ हमें पढ़ना शुरू करना है स्थितिज ऊर्जा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं हम, है ना। आवेश हम पढ़ चुके हैं, कूलम का नियम पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, बल रेखाएं एवं विद्युत फ्लक्स हमने पढ़ लिया है, गाउस का नियम पढ़ चुके हैं। उसके अनुप्रयोगों में 1-2 कहानी बची हुई हमारी, बस उसी कहानी को आज हमें खत्म करना है, और उसके बाद में हम आगे बढ़कर चर्चा करना चाहेंगे स्थितिज ऊर्जा पर। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कैसे लिखते हैं, वगैरह सब कुछ। तो सर ये जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखना है या स्थितिज ऊर्जा जो क्या है, हमने पहले कभी पढ़ी है? हाँ, स्थितिज ऊर्जा तो हमने बहुत बार पढ़ी है। तो ये कैसी अलग है? नहीं, ये कोई ज्यादा अलग नहीं, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। हमने गुरुत्वाकर्षण में भी यह सब कुछ पढ़ा था, उसी के जैसा यहाँ पर भी कार्यक्रम रहने वाला है, इसलिए मैंने आपको बोला था गुरुत्वाकर्षण रिवाइज कर लो एक बार बढ़िया से। फिर उसके बाद में आने वाली क्लास में विभव पढ़ेंगे। सेम कहानी, गुरुत्वाकर्षण में विभव पढ़ा था, वैसा का वैसा विभव यहां पर भी होगा। उसके अलावा बेटा हम समविभव पृष्ठ पर चर्चा करेंगे और विद्युत द्विध्रुव जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें करेंगे। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। गाउस के नियम के अनुप्रयोग और स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
तो गाउस के अनुप्रयोग जो डिस्कस कर रहे थे बेटा हम, उसमें हमने कुछ ऐसी बेसिक सी बातें कर ली थी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जो होता है वो क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर उसके बाद में हमने इसमें यह भी देख लिया था कि अगर सिमेट्री होती है, सिमेट्री मतलब कि क्या होता है कि एक जैसा विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे यहां से ये त्रिज्यीय रूप में बाहर आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या करा था, यहाँ पे एक गोलीय कोश मान लिया था, फिर हमने गॉसियन सरफेस गोलीय कोश मान कर सॉल्व किया था। अब आगे चलकर हमें रेखीय एक समान रूप से जब आवेश वितरित होता है, रेखीय रूप से आवेश वितरित होता है, उसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। फिर अगर हमारे पास यहां पर एक मान के चलो एक शीट है, प्लेनर है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र यह लाल रेखाओं द्वारा दिया गया इस तरफ है। देखो विद्युत क्षेत्र लाल रेखाओं द्वारा इस तरफ है, यहाँ पर इस तरफ विद्युत क्षेत्र है। तो यहां पर हम एक सिलेंडर मानकर, गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर मानकर हम इस पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने वाले हैं ना। अब इस पे और चर्चाएं करते हैं, ये हम देख चुके हैं, इस पे एक दो और बातें करना है हमें, और बाकी अब हम सिलेंडर मानकर आगे काम करें। तो हमने जो देखा था उसमें हमने क्या देखा था, हमने खोखला, एक बार रिवाइज करवा देता हूं, छोड़ा था है ना, हमने खोखला कुचालक या अगर एक ठोस चालक है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र देखा था कि अगर विद्युत क्षेत्र जो है सर वो एक समान रूप से वितरित है सतह पर, तो इसमें हमने ग्राफ के द्वारा भी समझा था कि ई और आर के मध्य जो ग्राफ बनेगा वो पहले तो जीरो होगा, पहले तो कोई ग्राफ नहीं होगा, पहले तो मतलब विद्युत क्षेत्र जो होगा वह जीरो होगा। फिर उसके बाद में अचानक से विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा और वेक्टर क्रमानुपाती रूप से कम होता जाएगा, है ना। सतह पर विद्युत क्षेत्र जो होता वह के क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पर ई बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। और अगर स्मॉल आर का मान बड़ा हो गया कैपिटल आर से तो ई बराबर के क्यू बटे में स्मॉल आर का स्क्वायर होता है, वेक्टर क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर, और ऐसा कम होता ही जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो आएगी वो के क्यू बटे में आर स्क्वायर आएगी। क्लियर है? अच्छा सर, अब यहां पर अगर बस ठोस कुचालक होगा, ठोस चालक के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि चालक में आवेश हमेशा सतह पर आ जाता है। ये ठोस कुचालक में क्या होता है कि यहां पर ना, इसे हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी बोलते हैं, है ना। कुचालक मतलब नॉन कंडक्टिंग, इसमें एक समान रूप से आवेश वितरित है ना, तो इसके पूरे आयतन में आयतन आवेश घनत्व जो है, आयतन आवेश घनत्व जो है वह हमें दिया हुआ है रो, मान लो। मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पूरा आवेश बटे में आयतन 4/3 पाई आर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें यह निकालना है बेटा, अब हमें यह निकालना है इसमें कि विद्युत क्षेत्र कहां पर कितना होगा। मतलब कहानी वैसी है कि अगर मैंने एक बिंदु माना जो यहां इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर है, और यह जो स्मॉल आर दूरी है, अगर यह स्मॉल आर दूरी जो हो गई यह बड़ी हो गई कैपिटल आर से, तो केस 1 हम बनाते हैं इसमें, जैसे केसेस पीछे बनाए वैसे के वैसे बनाएंगे। स्मॉल आर दूरी जो हो गई वो बड़ी हो गई कैपिटल आर से, तो मैं इस कंडीशन में कैसे गॉसियन सरफेस मानूंगा और कैसे मैं विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखो क्या होता है बेटा, यहां पर जो गॉसियन सरफेस मानेंगे हम, तो विद्युत क्षेत्र जो है वो त्रिज्यीय रूप में बाहर जा रहा है, पहली बात तो, है ना। अब विद्युत क्षेत्र आ कहां से रहा है, तो सर क्या केंद्र से बनाए? हाँ बना सकते हो, आप यहां से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अंदर भी आवेश है तो उससे भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, है ना। तो इधर भी बना सकते हो, यहां से भी बना सकते हो, यहां से भी बना सकते हो, लेकिन इसके पहले वाले में हमें सतह से ही विद्युत क्षेत्र बनाना होता है, क्योंकि अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है तो बल रेखाएं भी होने वाली नहीं है। तो यहां पर जो विद्युत बल रेखा है वो त्रिज्यीय रूप से बाहर निकल रही है, तो हमने क्या करा, हमने गॉसियन सरफेस माना, और ये कैसा है हमारा गोलीय गॉसियन सरफेस है, या गॉसियन सतह जो है वह गोलीय रूप में है। ठीक है, अच्छा सर, तो अब क्या करें आगे, सॉरी, अब क्या करना होगा हमें, अब यहां पर हमने ये जो गॉसियन सरफेस मानी है इसके लिए गाउस का नियम लिखेंगे। तो गाउस का नियम क्या होगा, गाउस का नियम होगा सर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए जो होगा, या डीए लिखो डीएस लिखो बात बराबर है, क्यू एन बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। ओहो ये जादू कैसे हो रहा है ना, हम कुछ लिख रहे हैं मिट रहा है बार बार। अब ई का मान हमें निकालना है। अब डीए क्या होगा, देखो अगर मैंने यहां पर गॉसियन सरफेस में बहुत चालाक हूं, मैं गॉसियन सरफेस ऐसा ही मानता हूं जो मेरे लिए सबसे आसान हो, तो अगर मैंने ऐसा गोलीय गॉसियन सरफेस माना तो हर एक जगह पर एरिया वेक्टर जो होगा वो इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगी, एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगी, एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगी, यहां पर भी ऐसा होगा, यहां पर भी एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर गायब हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगी। तो यहां पर इस कंडीशन में, है ना, यहां पर इस कंडीशन में
जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे ई और डीए के मध्य वो क्या होगा, हमेशा शून्य आएगा, है ना। तो ये मतलब एंगल जो होगा वो शून्य होगा, तो ई डॉट डीए कॉस शून्य 1 होता है। तो यहां पर हम कर सकते हैं ई इंटू, अब ये सारे डीए 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 जो मतलब क्या हो जाएगा, पूरा गोलीय पृष्ठ बन जाएगा। मतलब हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, आर हो गया गायब, 4 पाई आर का स्क्वायर, कोई स्मॉल आर दूरी पर देख रहा हूं मैं, बराबर होगा क्यू इन। तो अंदर कितना आवेश है सर, पूरा आवेश इसके अंदर ही है, तो ये कैपिटल क्यू आवेश माना है हमने, है ना। हाँ, इसे कैपिटल क्यू कर लो तो ज्यादा बेहतर होता है। तो यह कैपिटल क्यू आवेश है, तो कैपिटल क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आंसर आ गया। ये मैं ई का मान जो है वो लिख सकता हूं, ये हो जाएगा क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। आज हो गई जादुई क्लास, चमत्कार, हमारे बीच में है कोई और जो दिखाई नहीं दे रहा है ना, और वो लिखते ही मिटा दे रहा है। यहां पर हो जाएगा के क्यू बटे में आर स्क्वायर, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने के लिख दिया। तो यार ये हमने पहले भी देखा था कि सर अगर आप एक गोलीय ठोस गोलीय चालक के बाहर हो, या खोखले गोलीय चालक के बाहर हो, या आप ठोस कुचालक के बाहर हो, या एक बिंदु आवेश के बाहर हो, विद्युत क्षेत्र जो था वो के क्यू बटे में आर स्क्वायर ही होता है। अब इसमें आगे बढ़ते हम लेते केस 2, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल आर का मान अगर कम हो गया कैपिटल आर से तो कैसे लिखेंगे। तो यार अब क्या हो रहा है ना, इसको अब मैं हटा देता हूं थोड़ा सा। अब यहां पर मैं जो विद्युत क्षेत्र लिखूंगा वह इस बिंदु पर लिखूंगा, जो कि जो बिंदु है वो बिंदु जो है हमारे पास, वो बिंदु यहां पर विद्युत क्षेत्र जो बना रहा है वो इस आवेश के कारण बनाएगा। मतलब यहां पर ये जो स्मॉल आर की वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू जो कैपिटल आर से कम है, मतलब केवल इतना इतना अंदर वाला आवेश ही विद्युत क्षेत्र बना रहा है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना है ये मेरे को अब देखने का है। तो मैं देखना शुरू करता हूं। देखो तो कैसे देख सकता हूं मैं, यहां पर ये हो जाएगा के क्यू बटे में, ना। तो कैसे करूंगा मैं, पहली बात तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर होगा क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर, अब यहां पर बेटा अगर मैं ये वाला गोलीय, ये चकती नहीं है ना, ये क्या ठोस है और ये 3 डायमेंशनल है ना, ये गोलीय है, तो ये एक छोटा सा गोला, इसके अंदर से मैंने आवेश का माना। ये वैसी ही बात है जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण में भी करी थी। तो यहां पर अगर मैं इसे करूंगा तो ये भी 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा गोलीय पृष्ठ है। इसका मैं एरिया देखूंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, इसका भी, इसकी त्रिज्या बड़ी थी इसकी त्रिज्या छोटी, क्या फर्क पड़ता है ना, गोलीय है तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। अच्छा, बराबर होगा क्यू इन। आहा, अब ये है कसौटी जिंदगी की, इसके अंदर आवेश कितना है, तो आवेश घनत्व हमें पता है सर, ये होगा क्यू बटे में 4 पाई आर क्यूब। तो अगर आर त्रिज्या है तो इसके अंदर जो क्यू इन लिखूंगा मैं, है ना, तो क्यू इन कैसे लिखेंगे हम यहां पर अगर हमको इसके अंदर का आवेश लिखना है तो ये होगा आवेश घनत्व गुणा आयतन, है ना, थोड़ा उधर लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा आवेश घनत्व गुणा आयतन, है ना। तो यहां पर क्यू इन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आवेश घनत्व गुणा आयतन। तो यहां पर आवेश घनत्व पता है। अच्छा सर, आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, है ना, क्योंकि आयतन जो होगा वो इतने के लिए लिखना, इतने के लिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको अगर हम उठाकर रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर क्यू इन क्या है, ओहो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या लिख सकता हूं सर जी इसे, मैं इसे ऐसा कर सकता हूं कि 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, आर स्क्वायर ने आर क्यूब में से आर स्क्वायर को मार दिया, एक आर बचा। तो अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा ई बराबर रो इंटू 3 बटे में, सॉरी ई बराबर रो इंटू आर बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा जवाब आ जाएगा। क्लियर है कहानी। तो ई बराबर हो जाएगा रो इंटू आर बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा सही जवाब आएगा। इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़िया मजेदार सी कहानी, मजेदार सी बात, मजेदार सा जवाब, है ना। ये हमने पहले भी निकाला, बिल्कुल पहले भी निकाला। हम इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, हम चाहे तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, रो का मान क्या है, रो की वैल्यू क्या है, बेसिकली क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। तो उस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको उठाकर रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सर ई बराबर क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इनटू स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये 3 ने ये 3 को मार दिया, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो के बन जाएगा। तो जाएगा के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर बटाए में कैपिटल आर का क्यूब। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा केस नंबर 2। इसी में केस नंबर 3 बना देता हूं मैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, आसान सी बात है कि स्मॉल आर बराबर हो जाए कैपिटल आर के। स्मॉल आर किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर के बराबर हो जाए। तो स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो यहां पर
इस कंडीशन में अगर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कर दूंगा तो के क्यू बटे में कैपिटल आर आंसर आ जाएगा। यहां पर भी चाहूं तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कर सकता हूं, दोनों से बात बराबर ही आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान आएगा वो के क्यू बटे में कैपिटल आर का स्क्वायर आ जाएगा। ये परिमाण हमने खेल लिया। ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल इसका ग्राफ बना सकते हैं, मैं बस आपको डेरिवेशन करवाना चाह रहा था। ग्राफ हमने पहले भी इसका बनाया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्मॉल आर है, तो क्या होगा सर, स्मॉल आर का मान जब तक कैपिटल आर से कम है तो यह क्या है, ई जो है वो समानुपाती है आर के। यहां पर ई जो है वो व्यक्त क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। तो यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं, पहले यह लाइन जो है वह सीधी सीधी बनेगी, यह जो लाइन है वह सीधी सीधी बनेगी, और उसके बाद में यह व्यक्त क्रमानुपाती रूप से घटती जाएगी। तो ई जो होगा व्यक्त क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के, और ई जो होगा वो समानुपाती होगा आर के। क्लियर है कहानी। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल है, ये एक तरीके से रिवीजन ही मान सकते हो, ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता भी थी, तो हमने एक बार रिवाइज भी कर लिया, के क्यू बटे में आर स्क्वायर यहां पर आएगा। चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं और हम बात कर सकते हैं कि अगर मेरे पास अनंत लंबी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा ना। ये मुझे उम्मीद है यार ये सबको चमका होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर अगर अनंत लंबे रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिखेंगे तो कैसे कर सकते हैं। इसका मान हमें पता है सर कितना होता है, अनंत लंबाई वाला, अनंत लंबाई वाला, तो अनंत लंबाई वाले के कारण क्या होगा, 2k लैम्डा बटा आर, है ना। अब इसको मैं प्रूव कर देता हूं। यहां पर हमने माना है कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है ना, रेखीय आवेश घनत्व जो है वह लैम्डा है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें पहली बात तो विद्युत बल रेखा कैसे निकल रही है। तो सर यहां पर देखो यार, यह एक रेखीय आवेश है मेरे पास, है ना, प्लस 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 अनंत लंबा तार है। तो मैं बल रेखा देखूंगा तो ऐसी बाहर की तरफ निकलेंगे ना यार, यहां से इस तरफ बाहर निकल रही है, यहां से इधर की तरफ बाहर निकल रही है, यहां से इस तरफ बाहर निकल रही है, यहां से इस तरफ बाहर निकल रही है। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो, कैसा सोच सकते हो कि सर मेरे पास यहां पर एक तार है, इस तार से हर एक बिंदु जो देखूंगा तो उसमें से त्रिज्यीय रूप में बाहर की तरफ बल रेखाएं निकल रही है ना, यहां से सिर्फ बाहर की तरफ निकल रही है। यहां पर ये बिंदु देखोगे तो इस बिंदु से क्या होगा, इस बिंदु से भी सर सिर्फ बाहर की तरफ निकल रही है। तो हर एक बिंदु पे बल रेखा इस तरफ है, यहां से इस तरफ है, यहां से इस तरफ है, यहां से मेरी तरफ है, यहां से इस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। मतलब ऐसा मान के चलो कि एक ट्यूबलाइट हमने चालू करी, तो ट्यूबलाइट चालू करते ही क्या होता है, मतलब उसके पीछे अगर मान के चलो कुछ भी नहीं है, ऐसे हवा में ट्यूबलाइट लटक रही है, तो उससे क्या होगा, त्रिज्यीय रूप में बाहर की तरफ उजाला फैलेगा। वैसे यहां से बल रेखा भी त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ आ रही है। तो अब यहां पे गॉसियन पृष्ठ कैसा माने, तो यहां पर जो गॉसियन पृष्ठ मानते हैं हम, यह जो गॉसियन सरफेस है हमारे पास, गॉसियन सरफेस जो है वह हम बेलनाकार मानते हैं, है ना, या हम इसे सिलेंड्रिकल लिख सकते हैं, सिलेंडर या बेलनाकार के रूप में मानेंगे हम। अब बेलनाकार क्यों लिया, गोलीय क्यों नहीं लिया ना। तो अगर मान के चलो अगर मेरे पास यहां पे एक रॉड थी, मैं गोलीय ले लेता बेटा, तो यहां पर बल रेखा इस तरफ निकल रही है और इसका एरिया जो होता वो इस तरफ हो जाता, यहां पे बल रेखा इधर निकल रही है, इसका एरिया इस तरफ हो जाता। तो हर एक क्षण पर या हर एक बिंदु पर एंगल चेंज होता जाता। तो अगर एंगल चेंज होता जाता तो बहुत काम बिगड़ जाता, मामला नहीं बन पाता। इसलिए हम क्या लेंगे, यहां पर रेखीय आवेश घनत्व लिख देते, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा था, और यहां पर बेलनाकार सतह थी। तो यहां पर अब हमने कैसा लिया, गॉसियन सरफेस जो थी वो बेलनाकार है हमारे पास, तो इसलिए हमने बेलनाकार ले लिया। तो क्या हुआ कि अब यहां पर यह एक बेलनाकार के रूप में है ना, बेलन के रूप में है। अब यह अगर यह सिलेंडर के रूप में या बेलन के रूप में तो क्या होगा सर, यहां पर अगर मैं किसी भी बिंदु पर बल रेखा जो बाहर आ रही, तो ये बल रेखा यहां आ रही है, तो इसका एरिया भी इस तरफ है, बल रेखा भी इस तरफ है, बल रेखा इधर से बाहर आ रही है ना, तो यहां पर से बाहर आ रही है, तो एरिया भी इस तरफ है, बल रेखा भी इस तरफ है। थोड़ा सा सीधा बना देते हैं हम इसे, बल रेखा इधर से बाहर आ रही है, तो यहां पर एरिया भी इसी तरफ है, बल रेखा भी इस तरफ है। यहां पर देखो बल रेखा इधर बाहर आ रही है, तो एरिया भी इसी तरफ है, बल रेखा भी इसी तरफ है। यहां पर भी देख सकते हैं कि सर इस तरफ से बाहर आ रही है, तो एरिया भी इस तरफ है, बल रेखा भी इस तरफ है। मतलब वो बेलन जो होगा इस आकार में है, इस आकार में है। तो उसने क्या किया, उसने पूरी पूरी बल रेखाओं को कवर करा है, और हर एक जगह जो एंगल बनाने की कोशिश है वो एंगल जो है वो 0 डिग्री बनाने की कोशिश है ना। देखो मैं तुमको एक एग्जांपल से बना सकता हूं कि यार ये अगर मेरे पास पेपर है, इसको मैंने गोल घुमा दिया, अब इसके बीच में छड़ है, तो अगर छड़ है तो छड़ से बाहर आने वाली जो रेखाएं है, जो रेखा है वो हमेशा 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 क्या करेगी, इसे मैं कहीं पर भी देखूं, कहीं पर भी देखूं, तो सर यहां से बाहर आएंगी, यहां से बाहर आएंगी, यहां से बाहर आएंगी, यहां से बाहर आएंगी। तो इसके लंबवत है ना, या सतह के लंबवत, या एरिया सदिश के, सतह के एरिया सदिश के समांतर ही बाहर आएंगी। अब बेलन लेने का एक और फायदा है
कि यार यहां पर जो बेलन का जो टॉप पोर्शन होगा, है ना, जो टॉप पोर्शन होगा वहां पर क्या है सर, यहां पर बल रेखा है तो इस तरफ निकल रही है और इसका जो एरिया सदिश है वो इधर है। तो यहां पर इसके कारण और निचले वाले के कारण तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स आएगा ही नहीं। तो ये नीचे वाले और ऊपर वाले की हमें जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्यों जरूरत नहीं है समझ में आया? क्योंकि एरिया इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल सॉरी डी ए बराबर होता है क्यू एन बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहूं तो इसके तीन हिस्से तोड़ सकता हूं। इसे हिस्सा नंबर 1 बोल सकता हूं, इसे भाग नंबर 2 बोल सकते हैं, इसे भाग नंबर 3 बोल सकते हैं ना। नीचे तल और ऊपर वाले तल को 1 नंबर बोल दिया, गोलीय सतह को 2 नंबर बोल दिया। अब हमने बेलनाकार की लंबाई जो है वो एल मानी है, एल लंबाई मानी है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, हम इसे 3 हिस्सों में तोड़ेंगे। हम लिख देंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए 1 नंबर के लिए, है ना, एक इसके लिए आ जाएगा 1 नंबर के लिए। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जो होगा वह 2 नंबर के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जो है वो तीसरे नंबर के लिए लिखा हूं मैं। ये बराबर होगा क्यू एन बटे में एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां पर यार अगर मैं 1 नंबर और 3 नंबर के कारण देखो तो ये दोनों तो शून्य है, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों 0 होगा, इन दोनों को 0 क्यों कर दिया? क्योंकि यहां पर एंगल जो है ना 0 क्यों है उसका कारण मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना। यहां पर ए डी ए और ई के मध्य कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो cos 90 जो होता है 90 डिग्री, cos 90 जो होता है वो शून्य होता है ना। अगर हमको ई डॉट डी करना तो ई ए cos 90 करना पड़ेगा, cos 90 शून्य होता है। तो अब केवल बीच वाला बच रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अब हम लिख सकते हैं ई इंटू, अच्छा अब ये बताओ यार कि इसमें डीए 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 जोड़ोगे तो इसमें इसका सरफेस एरिया कितना आएगा। तो सर अगर डीए 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 जोड़कर इसका सरफेस एरिया लिखना चाहेंगे हम, तो सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल हो जाएगा, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इसकी त्रिज्या आर है, 2 पाई आर इंटू एल, है ना। एक सिलेंडर का जो पृष्ठीय सरफेस, पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर इंटू एल होता है, बराबर होगा इसके अंदर आवेश। तो यार रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो इसके अंदर जो आवेश है वो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा आंसर आ चुका है। क्यू इन को लैम्डा इंटू एल क्यों करा, क्योंकि क्यू इन जो होगा अंदर सतह के अंदर जो आवेश है, यह आवेश जो होगा वो लैम्डा इंटू एल होगा, क्योंकि लैम्डा जो है रेखीय आवेश घनत्व इंटू लंबाई। तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखो तो ये एक एल से एक एल कट जाएगा और यहां मेरे पास ई का जो मान आ गया वो लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर आ गया। अगर मैं चाहूं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो नीचे 4 आ जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दूंगा, तो 2 के लैम्डा बटे में आर मेरा जवाब आ जाएगा। अगर मैं चाहूं तो इसका ग्राफ भी बना सकता हूं, इसके ग्राफ हमने पहले भी बनाए हैं कि यार सर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के मध्य ग्राफ बनाना है तो व्यक्त क्रमानुपाती रूप से घटता जाएगा, है ना। यहाँ पे अच्छा आर नॉट नहीं आएगा, आर आएगा वहां पे, है ना। तो यह जो होगा वो ई जो होगा व्यक्त क्रमानुपाती है आर के, ई जो है वो व्यक्त क्रमानुपाती है आर के। एकदम बढ़िया मजेदार सी बात हमने ये समझ ली। तो ई का मान जो गया सर 2 के लैम्डा बटा आर आ गया है। अच्छा इसके अलावा सर एक अजीब सी बात है इसमें, यह विद्युत क्षेत्र जो किसके कारण आया सर, ये किसी भी बिंदु पे पूरे तार में जो आवेश वितरित है उसके कारण आया है। अब याद करो गाउस का नियम, जब मैं तुम्हें कल पढ़ा रहा था मैंने तुम्हें बताया था कि गाउस के नियम में यह जरूरी नहीं है कि जब तुम ई डॉट डी ए करोगे तो क्यू इन जो कर रहे हो इसमें अंदर पूरा आवेश हो, है ना। आवेश थोड़ा भी हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पूरे आवेश वितरण के कारण आती है। एग्जांपल होता था Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 लिया था, तो उसमें भले ही गॉसियन सरफेस में मैंने Q1 Q2 Q3 लिया हो, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो सभी आवेशों के कारण निकलता है। तो ये उसका जीता जागता उदाहरण है ना। ये हमने दूसरे तरीके से भी निकाल कर देखा था, यहाँ पे गॉसियन सरफेस से निकाला हमने। तो गॉसियन सरफेस से क्या आया कि सर केवल इतनी ही सतह अगर मैं या इतना एल लंबाई का ही बेलनाकार में ले रहा हूं तो एल लंबाई के बेलनाकार के कारण भी जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो वही आ रहा है जो अनंत लंबाई के कारण आया था, है ना। तो यहां पर मैंने जो इसके अंदर क्यू इन लिखा वो एल लंबाई के लिए ही लिखा है, तो एल से एल कट गया है, मतलब कि यह जो विद्युत क्षेत्र है वो तो पूरे के कारण ही आएगा। मतलब ये वाला आवेश भले ही इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर नहीं था लेकिन इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र जो इस बिंदु पर है वो भी हमने ले लिया है। आया चमत्कार समझ में? तो ये बिल्कुल मजेदार सी बात है जो हमको पता होना चाहिए। चलो बेटा हम आगे बढ़ते एक और लास्ट डेरिवेशन की तरफ। अगर मान के चलो मेरे पास अनंत समतल चादर है, अनंत लंबाई की समतल चादर है, या ऐसा लिख देते हैं अनंत समतल एक समान
आवेशित चादर। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है हमें पता है सर, इसका आंसर जो होता है वो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। प्रूव कर सकते क्या, वो सोचते हैं। तो देखो क्या कर रहे हैं बेटा हम इसमें, मेरे पास यहाँ पर ये अनंत चादर है ना, तो अगर अनंत चादर तो मैंने तुम्हें समझाया था कि इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि सर ये एक अनंत चादर है, तो ये अनंत चादर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बाहर की तरफ होगी, या मैं चाहूं तो उसे ऐसा भी बना सकता हूं कि सर ये अनंत चादर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो मैं पता है इस तरफ ऐसी सीधी सीधी बाहर की तरफ होती है। ठीक है, अब यहां पर जो गॉसियन सरफेस मानते हैं हम, ये गॉसियन सरफेस भी हम बेलनाकार मानेंगे। इसमें सिग्मा क्या होता है, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वह क्या होता है, वह सिग्मा होता है। अच्छा, तो यहां पर अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है, तो यार मैं कैसे इस चीज को और बढ़िया तरीके से प्रूव कर सकता हूं, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते। देखो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक मेरे पास चादर है ना, ये अनंत चादर है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे बाहर की तरफ निकल रही है। तो यहां पर जो हम गॉसियन सरफेस ले रहे ये भी बेलनाकार लेंगे, और इस बारी में जो बेलनाकार लेंगे वह हम सीधा नहीं रखेंगे, हम उसकी जो अक्ष है वह चादर के लंबवत रखेंगे, है ना। अब चादर के लंबवत अक्ष क्यों रख रहे हैं, देखो यार, अगर मान के चलो मेरे पास ये बेलनाकार है। अच्छा सर, ये सब मतलब आपने क्या घर पर बैठ के बहुत सारी रिसर्च करी क्या हमको पढ़ाने के लिए कि यार कैसा सतह मानेंगे, क्या होगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने याद कर लिया, है ना। याद कर लिया मतलब इन द सेंस क्या होता है बेटा, ये यार ये स्टैंडर्ड है ना, मतलब स्टैंडर्ड चीज, मतलब ये ऐसी ही है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये जैसा है वैसा का वैसा मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो ऐसा मैंने भी पढ़ा है, ऐसा सभी पढ़ रहे, और ऐसा आप भी पढ़ सकते हो, और इनके कारण जो है वो भी मैं साथ साथ में बता रहा हूं आपको कि ऐसा ही क्यों हुआ है। और कोई सी सतह आप सोच के देख लो यार, लोगों ने ये मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह इनका डेरिवेशन क्या होगा, उन्हें ऑब्वियस सी बात है इससे पहले 500 सतह सोची होगी, उसके बाद में आखिर में पहुंचे कि हाँ यार ये वाली जो सतह है वो बेस्ट है। तो अब क्या होता है कि अगर मान के चलो मेरे पास ये बेलनाकार सतह है और यह इसके लंबवत है ना, ऐसा कुछ कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम है कि इसका अक्ष जो है वो इस तल के लंबवत है, तो तल के लंबवत अक्ष, तो यहां पर यह बल रेखाएं जो है वो इसे चीरती हुई, अब देखो क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या किया है हमने बेलनाकार को जो है, अब यार ये मेरे पास जो है पुष्टा है, इसके आर पार नहीं निकाल सकता है, लेकिन हमने वास्तविकता में क्या कर रखा है वो आप इस फोटो से समझ सकते हो कि यार हमने यहाँ पे जो शीट है उसके आर पार निकाल दी है, क्योंकि हमारी जो गॉसियन सरफेस होती है ये तो इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, वास्तविकता में इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे हम आंसर निकालते हैं। तो ये हमने ऐसे कुछ मान लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बेटा वो ऐसी निकल रही है, यहां से ऐसी निकल रही है, यहां से ऐसी निकल रही है। तो अब अगर मान के चलो, जैसे हमने करा भी है कि अगर मेरे पास यहां पर समांतर बल रेखाएं हैं और इनमें अगर मैं यहां पर एक बेलनाकार रख दूं, अभी के लिए बस एग्जांपल रिवाइज करवा रहा हूं जो हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या हुआ था सर कि अगर आपने यहां पे एक बेलनाकार रख दिया तो इसके अंदर या यहां पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पर सर बल रेखा इसके समांतर निकल जाएंगे ना, पूरा जो वक्रीय पृष्ठ है उसके समांतर बल रेखा निकल जाएंगी, वो उसे काटने वाली नहीं है। फ्लक्स जो है वो केवल यही बनाएगा, यहां से बल रेखा इसे काट कर जा रही है ना, तो यह है जो है वह इधर वाली जो सतह है, इधर वाली जो सतह है, यही सतह से फ्लक्स निकल कर जाएगा, यहीं से बल रेखाएं काटेंगे, तो यहां से फ्लक्स शून्य आता है। या मैं चाहूं तो इसको अब इसमें समझता हूं, तो जो बल रेखा है बेटा वो ये वाली जो सतह है इससे काटने वाली नहीं है, वो इधर वाली सतह को ही काटेंगी। ये चमका सभी को। मैं यही चीज को अब गाउस के नियम से लिखकर बताना चाहता हूं। गाउस का नियम लिखेंगे हम, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी जो होगा वो क्यूएन बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अब क्यूएन क्या होगा ये भी हमें समझना होगा, वगैरह वगैरह बातें भी समझना होगी। तो देखो पहले हम एक एक करके समझते हैं। ई डॉट डी करना है तो यार कितनी सतहें बन सकती है सर, यहां फिर से 3 बन सकती है, 1 नंबर जैसे हमने पीछे बनाई थी, 1 नंबर, 2 नंबर, और ये पीछे की तरफ एक और सतह होगी 3 नंबर सतह। कौन सी सतह मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, है ना। यहाँ पर ये 1 नंबर सतह होगी, ये वाली जो वक्रीय सतह ये 2 नंबर होगी, ये पीछे की तरफ जो सतह है वो 3 नंबर सतह है। अब मैं एक बार फ्लक्स लिखते हैं की कोशिश करता हूं, या मैं इसमें क्यूइन लिखकर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूं। 3 सतह तो तीनों के लिए लिखना पड़ेगा। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी 1 नंबर वाले के कारण, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी 2 नंबर वाले के कारण, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी 3 नंबर वाले के कारण, तीसरी सतह के कारण, बराबर होगा क्यूएन बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा देखो अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, जो 2 नंबर है उसके कारण तो 0 है। 2 नंबर के कारण 0 क्यों है, क्योंकि देखो क्या है, 2 नंबर जो है वो पूरी गोलीय सतह है
और इसमें अगर मैं इस लॉजिक से प्रूव करना चाहूंगी शून्य क्यों लिखा हुआ है मैंने, तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर हर एक बिंदु पर जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। यहां पर भी देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। इस वाले का है ना, जो वक्रीय पृष्ठ है उसके लिए बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो ये ऐसा भी मैं बोल सकता हूं कि सर यहां पर अगर ये गोलीय वक्रीय पृष्ठ थी, है ना, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुई करके निकल रही है, तो एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ निकली, तो ये एक दूसरे के लंबवत है यहां पर। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीए एक दूसरे के लंबवत है। मतलब थीटा का मान जो है 90 डिग्री हो गया, और कॉस 90 हमें पता है सर 0 होता है, तो इसलिए हमने इसे गिली छू कर दिया। अब ये वाली जो सतह बचेगी उससे क्या लिखना होगा, अच्छा सर तो ये वाली सतह के लिए इसके डी 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 जोड़ूंगा, तो ये वाली सतह के लिए क्या एरिया आ जाएगा सर, इसके लिए हो जाएगा ई इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये एक नंबर के कारण है, 2 नंबर के कारण 0 आ गया, प्लस 3 नंबर के कारण भी क्या होगा सर, इधर वाले का एरिया 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 देखो यार, अगर मेरे पास एक बेलनाकार है तो अगर आपको पता चल गया कि यहां पर इधर वाले से तो कोई चक्कर ही नहीं है, इधर वाले से शून्य है सब कुछ, तो यार ये ऊपर वाला जो एरिया होगा कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, नीचे वाला भी एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। बस कहानी खत्म हो गई है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ई इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू इन। तो यार अब इसके अंदर आवेश कितना ये सोचना पड़ेगा, कौन सा आवेश सोचना पड़ेगा सर, ये वाला आवेश सोचना पड़ेगा हमें, ये वाला आवेश कितना है। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना यार, ये मेरे पास बेलनाकार है, ये एक सिलेंडर है, तो ये बेलन या ये सिलेंडर जो है वो मान के चलो कि यहां से इसके अंदर घुसाकर मैंने उस पार निकाल दिया, घुसाकर उस पार निकाल दिया, तो इसके अंदर ये आवेश कितना आएगा, इसके अंदर आवेश कितना आएगा, तो इसके अंदर का आवेश लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर इसके अंदर का आवेश हम लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे सर, यहां पर अगर हमें इसका एरिया पता चल जाए तो एरिया बता देते हैं यार आपको, ये वाला एरिया त्रिज्या आर है ना, जैसे ये इसके अंदर भी वही होगा कहानी। तो इसमें क्या हो रहा है सर, ये ऐसा बेलनाकार है, तो इसके अंदर जो एरिया बनेगा वह कितना बनेगा, वह एरिया लिख सकते हैं सर हम पाई आर स्क्वायर। अभी लिखा यार, जो ये वाला एरिया होगा वही ये पीछे वाला भी एरिया होगा, और वही एरिया इसका भी होगा, पूरे बेलनाकार का एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर ही आएगा। तो आवेश अंदर कितना हो जाएगा, क्यूएन जो हो जाएगा, अंदर आवेश जो हो जाएगा उसे मैं लिख सकता हूं सर सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है सर वो हमें पता है आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, तो ए क्षेत्रफल जो होगा वो एरिया लिख देते हैं हम अभी के लिए। तो यहां पर ये लिखूंगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मेरा जवाब आ चुका है, क्लियर है। इसे मैं रख देता हूं इस तरफ, तो ये हो जाएगा क्यूएन, क्यूएन जो होगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, बढ़िया आया मजा। इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2e पाई आर स्क्वायर बराबर होगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से पाई आर स्क्वायर ने पाई आर स्क्वायर को मार दिया, 2 नीचे चले जाएगा, तो ई का मान जो हमें चाहिए था वो आ गया, देखो वो आ गया, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। ये सब किससे प्रूव कर रहे हैं हम, गाउस के नियम से सारी बातें प्रूव कर बता रहे हैं हम आपको। इसका ग्राफ बन सकता है, बिल्कुल सर इसका ग्राफ भी बन सकता है। कैसे बनेगा इसका ग्राफ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के मध्य ग्राफ बनाऊंगा तो सर ये आर पर निर्भर नहीं करता, ये मान जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा, इस तरफ होगा, और कितना होगा ये सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा सर, अगर मुझे इस तरफ बनाना है तो इधर भी बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि अगर मेरे पास एक शीट है, जैसे ये मेरे पास शीट थी, ये सिग्मा प्लस सिग्मा चार्ज था इस पे, तो ये इस तरफ पॉजिटिव दिशा में, इस तरफ नेगेटिव दिशा में है, तो यहां पर नेगेटिव दिशा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसे भी हम बना सकते हैं, कितनी बना सकते हैं सर, नेगेटिव दिशा में जो आएगी वो ग्राफ बन रहा है यार, ये है ना ग्राफ है, ग्राफ जो होगा वो सीधी सपाट रेखा आएगा, ये आ जाएगा माइनस सिग्मा बटे में, मतलब ये माइनस क्यों कर रहा हूं मैं, केवल दिशा के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव दिशा में होगी, ठीक है। ये क्यों आई, नेगेटिव दिशा के कारण नेगेटिव, ये पॉजिटिव दिशा में, ये नेगेटिव दिशा में होगी। चलो भाई, अब इस पर कुछ 1-2 सवाल कर लेते हैं हम, और उसके बाद में हम स्थितिज ऊर्जा पढ़ना शुरू करेंगे। सवाल पढ़ो, देखते हैं क्या आंसर आता है। हमें बोला है कि 2 आवेशित गोलों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है ना, मेरे पास 2 आवेशित गोले, कितना आवेश था नहीं बताया, बस इतना बोला है कि सर मेरे पास 2 आवेशित गोले थे, इन दोनों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। बोला है एक की त्रिज्या a है, दूसरे की त्रिज्या b है, तो बताना है कि a और b हो तो गोलों की सतह पर विद्युत क्षेत्र
EA और EB का अनुपात क्या होगा, है ना, मतलब EA बटे में EB का अनुपात क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड A की सतह पर बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड B की सतह पर अनुपात क्या देंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो सर ये तो आसान सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुपात निकालना है तो हमें आवेश पता होना चाहिए, है ना, तो Q बटा R स्क्वायर कर सकते हैं। सर आवेश तो पता ही नहीं है, लेकिन कनेक्ट किया, ऐसा कभी हमने किया क्या कनेक्ट। ओहो सर याद तो आ रहा है मुझे, कुछ कुछ बिल्कुल याद आना चाहिए कि हमने इसमें ऐसा देखा था कि सर अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर दो गोलों को कनेक्ट कर दिया तो इन पे आवेश पहले, अगर मान के चलो मैंने बोला कि पहले आवेश Q टोटल था कुछ, फिर मैंने आपको यह बताया था कि चालन द्वारा जब हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो आवेश एक से दूसरे पर जाता है। और इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था बेटा कि यहां पर जो आवेश होता है वो समानुपाती होता है ये त्रिज्या के, या इस पर जो फाइनल आवेश होगा समानुपाती होगा इसकी त्रिज्या के, इस पर जो फाइनल आवेश होगा वो इसकी त्रिज्या के समानुपाती होगा, पहली बात। या दूसरी बात हमने ऐसा भी समझा था कि सर सिग्मा जो होता है वो वेक्टर समानुपाती होता है आर स्क्वायर के। या अगर आपको थोड़ा बहुत पुराना याद हो तो हमने ये सब कुछ डिराइव भी किया था और हमने यहां पर लिखा था कि सर रीडिस्ट्रीब्यूशन से जो नया आवेश आ जाता है R1 R2 के टर्म्स में लिखा हुआ था, वो हमने यहां पर लिखा था सर कि Q1 जो होगा, मान के चलो इस पे आवेश हमने Q1 बोल दिया, इस पे आवेश Q2 बोल दिया, तो यहां पर ये अंतिम आवेश कनेक्ट करने के बाद आवेश, पहले आवेश क्या था मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो Q1 आवेश होगा वो हो जाएगा A अपॉन में A प्लस बी N2, यहां पर हो जाएगा टोटल आवेश Q। ये यार एक बार कॉपी के पन्ने पलटा कर देखो, ये सब कुछ मैंने करवाया है बेटा आपको, है ना, कि यहां पर जो आवेश होगा Q टोटल जो होगा वो हमेशा नियत रहेगा, तो जगह Q1 प्लस Q2। तो यहां पर Q1 का मान आ गया, Q2 का मान क्या आ जाएगा, ये इसकी त्रिज्या B अपॉन में A प्लस बी R1, ये था Q1 बराबर होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल, Q2 बराबर था R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। अब अगर मैं यहाँ पे इनका अनुपात ले लूं Q1 और Q2 का, तो क्या आ जाएगा अनुपात, सर Q1 और Q2 का अनुपात मेरे पास आ चुका है, Q1 और Q2 का अनुपात आ चुका है A बटे में B। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर EA बटे में EB लिखूंगा तो EA बटे में EB जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K Q1 बटे में A का स्क्वायर अपॉन में K Q2 बटे में B का स्क्वायर। तो K से K तो कट गया है यहाँ पर, तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली आया सर Q1 बटे में Q2 इंटू B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, क्या हुआ B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। तो Q1 अपॉन Q2 क्या है, A अपॉन में B है, तो वैल्यू रख दो A अपॉन में B इंटू B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, मतलब यहां से एक A से एक कट जाएगा, एक B से B कट जाएगा, तो यहाँ पे B अपॉन में A मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी। तो यह एक बढ़िया सा मजेदार सा कंसेप्ट, मजेदार सा सवाल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बातें करेंगे स्थितिज ऊर्जा पर। मतलब सर हमने क्या कर दिया, एक तरीके से देखें तो एक तरीके से हमने अब क्लास 12 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खत्म कर दिया है ना। अब यहां पर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो, चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो क्या सर इतने ही बड़े बड़े सारे चैप्टर से, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, क्लास 12th में, है ना, ये वाला जो चैप्टर है इतना ही बड़ा, एक ऑप्टिक्स नामक चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इतना ही, बाकी बीच बीच के चैप्टर छोटे छोटे से ना, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह सब कुछ ही छोटे छोटे से चैप्टर है, तो उसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। चलिए अभी हम बातें करना शुरू करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो मुझे यार एक दो छोटी छोटी सी बातें आपसे करनी है, मुझे छोटा सा फीला पता, उम्मीद है कि आपको पता है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार के बल के लिए हम परिभाषित करते हैं, ऐसा कुछ याद है ना, क्या पढ़ा था हमने, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम देखो हमने ऐसा सर पढ़ा था, आदि अनादि काल पहले, युगो युगो पहले, जब हड़प्पा मोहनजोदारो के लोग रहते थे इंदस वैली में या इंदस नदी के किनारे, तब हमने उनके साथ बैठकर पढ़ा था कक्षा 11वीं, और हमने तब पढ़ा था, अरे याद है कुछ, हमने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा के बारे में, हमने पढ़ा था गतिज ऊर्जा के बारे में, हमने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण के बारे में, है ना। इसलिए बोल रहा था मैं तुम्हें स्टार्टिंग में भी कि जिस बच्चे को कार्य ऊर्जा और शक्ति और इसके अलावा न्यूटन के गति के नियम जितने ज्यादा अच्छे से आता है उसका फिजिक्स उतना जोरदार होता है। ये हर जगह लगता है, हर थोड़ी देर में आ जाएगा यार। स्थितिज ऊर्जा हर किसी चीज की लिखनी पड़ेगी तुम्हें, गतिज ऊर्जा भी यहाँ पर आएगी। अगर मैंने कहा एक मान के चल, मेरे पास दो आवेश थे, छोड़ दिए, दोनों पॉजिटिव थे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, गतिज ऊर्जा आ गई, कहां से, स्थितिज ऊर्जा से आई। तो किस प्रकार की स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार करते हैं हम, देखो क्या होता है बेटा, कि हमारे पास अगर संरक्षी बल होता है ना, क्या था, संरक्षी बल, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य को मैंने वर्क कंजर्वेटिव बोला था, और यह इसका नेगेटिव टाइम्स जो होता था वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता था। क्या होता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं।
है ना। अब स्थितिज ऊर्जा का अगर थोड़ा सा फील याद करें तो हमें पता है सर कि अगर हमारे पास जब भी, सबसे पहली बात क्या, संरक्षी बल, संरक्षी बल में क्या होता था, तो संरक्षी बल में अगर, संरक्षी बल क्या होते थे, संरक्षी बल पे थोड़ा सा झलक दिखला वाला प्रोग्राम, इसमें कुछ ऐसी बातें पढ़ी थी सर हमने कि अगर हमारे पास, है ना, संरक्षी बल में अगर हम चल रहे तो यहां पर ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए, तो जो नेट कार्य होता है, नेट कार्य जो होता है वह शून्य होता है। नेट कार्य क्या होता है, शून्य होता है ना। मतलब एक चक्कर में किया गया कार्य जो होता है वह शून्य होता है, गए और आए, तो यहां पर कार्य शून्य होगा। पहली बात ये हमने देखी, बिल्कुल सर, ये भी बात सही देखी थी हमने। इसके अलावा और भी क्या बातें देखी थी हमने, इसके अलावा और भी बातें देखी थी, बिल्कुल सर, कि यहां पर, है ना, संरक्षी बल में जो कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है ना। तो यहां पर पथ पर निर्भर नहीं करता कार्य, पथ पर निर्भर नहीं करता कार्य, ठीक। और क्या देखा था हमने, और यह भी देखा था सर कि अगर हम ए से बी गए, बी से वापस ए आ गए, तो इस पूरे गोल चक्कर में कार्य हमेशा शून्य होता है, पथ पर निर्भर नहीं करता, ऊर्जा की हानि किसी भी प्रकार से नहीं होती है ना। तो यहां पर ये इधर से इधर, इधर से इधर घूमते रहो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंत काल तक घूमते रह जाओगे, है ना। और उससे हमें ऊर्जा में कोई आदान प्रदान, मतलब ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इसके जो एग्जाम्पल हमने देखे थे वो क्या देखे थे, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था हमने, या गुरुत्वाकर्षण बल देखा था हमने, स्प्रिंग फोर्स देखा था हमने। ये सब कैसे थे, कंजर्वेटिव थे ना। इसको इंग्लिश में क्या कहा था हमने, कंजर्वेटिव। फिर हमने देखा था कि सर कंजर्वेटिव बल में ही जो कार्य है ना, वही स्थितिज ऊर्जा में जाता है ना। क्योंकि अगर मान के चलो मेरे पास, अगर देखो अभी की क्लास है ना, जो बहुत 15-20 मिनट ही पढ़ाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बोलकर जाऊंगा मैं। यहां पर अगर मान के चलो मेरे पास दो वस्तु है ना, एक पॉजिटिव आवेश है, एक और पॉजिटिव आवेश है, तो इस पॉजिटिव आवेश के करीब अगर मैं दूसरा पॉजिटिव आवेश लेकर आऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो तो उसे भगाना चाह रहा था, तो मुझे उसके विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। तो मेरा कार्य कहां गया, वो कहां गया, स्थितिज ऊर्जा में संरक्षित हो गया। इसको हमने ऐसा भी पढ़ा था कि एक बॉल को मैं उठाकर ऊपर ले आया, तो ऊपर उठाकर मैं बॉल को ले आया सर, तो ऊपर आया, तो मैंने कार्य क्या, कहां गया, स्थितिज ऊर्जा में चली गया। किसमें चले गया, वो स्थितिज ऊर्जा में चले गया। क्लियर है। तो यहां पर यह चीजें इंपॉर्टेंट थी, है ना। तो अब अगर मैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, अगर मैं विद्युत क्षेत्र के लिए या स्थिर विद्युत के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित कर रहा हूं, मतलब ये कैसी है, संरक्षी है। कौन संरक्षी है, मतलब कि स्थिर विद्युत बल रेखा या स्थिर विद्युत जो क्षेत्र है वो संरक्षी होता है। और दूसरी बात, इसमें किया गया कार्य जो है, या इसका किया गया सॉरी इसके द्वारा लगाया गया जो बल है वह संरक्षी बल है। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात पता चली मुझे कि विद्युत, स्थिर विद्युत बल जो होता है, बल संरक्षी बल है। संरक्षी बल होता है। यहां हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र होता है। जैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र था वो कैसा था, संरक्षी था। तो यह भी संरक्षी है, मतलब कि अगर एक आवेश रखा हुआ है, एक आवेश में से घुमा के इधर ले जाओ, इधर से घुमा के इधर ले आओ, है ना। इस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर ले जाया, फिर इधर ले आया, फिर एकदम नाचते रहूं मैं उसको लेकर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्य हमेशा शून्य होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात। चलिए सर, तो संरक्षी बल तो थोड़ा सा रिवाइज हो गया। अब हमें यहां पर स्थितिज ऊर्जा होती कितनी है उसको डिराइव करना है ना। तो अब हम यहां पर एक छोटे से डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं। हम लिखना चाहते हैं कि क्यू आवेश या Q1 और Q2 दो आवेश है मेरे पास, Q1 और Q2 आवेशों के कारण, क्या आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इनके इन आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा जो है वो मैं कैसे परिभाषित कर सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, क्या क्या होगा उसके ऊपर मैं जाना चाहता हूं, है ना। दो आवेश है मेरे पास, एक Q1 आवेश है, Q2 आवेश है। तो इनके कारण स्थितिज ऊर्जा, तो जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पे Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। तो ये Q2 आवेश जो है वो यहां पर r दूरी पर रखा है। तो ये आया कहां से होगा सर, ये कहीं अनंत से आया होगा। कहां से आया होगा, अनंत से।
तो अनंत से देखो, अब यहां पर स्थितिज ऊर्जा को कैसे परिभाषित करते थे ना, तो अगर मान के चलो मेरे को यह लिखना है कि Q1 Q2 दो आवेश जो एक दूसरे से r दूरी पर है, इनके मध्य स्थितिज ऊर्जा लिख लो चाहो तो स्टेटमेंट, Q1 Q2 आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो r दूरी पर स्थित, लिख लो कॉपी में, फिर बाद में बोलोगे यार ये क्या लिखा हुआ है, कहां से आ गया, लिख लो कॉपी में, r दूरी पर स्थित दो आवेश Q1 Q2 के मध्य स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा अगर मुझे लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिख सकता हूं सर माइनस टाइम्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क। तो अब यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल कौन सा है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर विद्युत बल जो है वो संरक्षी है, हमने पढ़ लिया। तो वो बल कितना लग रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो अगर मैं वर्क लिखूं कंजर्वेटिव का, है ना, उसके आगे नेगेटिव लगा लो, तो यह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन देगा मुझे, बिल्कुल सर ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन देगा। इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये मैं भी अनंत से आर तक लाने पे पूरा पूरा कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो हो जाएगा माइनस एफ इंटू, अच्छा सर अगर मैं अनंत से यहां तक लाया हूं सर, तो सर ऐसे एकदम से तो नहीं आया होगा, तो अभी के लिए मैंने dr दिया, मैंने क्या किया, कैसे लाया हूंगा मैं इसे, देखो इसको थोड़ा सा और फील करते हैं, मैं कैसे लाया हूंगा, मैं मान के चलो इसे एक सीधी लाइन पे ले, तेरा मेरा काहे को लाया भैया, सीधा ही लिया थे, ज्यादा आसानी समझ में आएगा। मैं इसे एक सीधी रेखा पर अनंत से ला रहा था, तो यार मान के चलो पहले मैं ये नहीं यहां पर लाया, फिर इसे और dr खसकाया मैंने ना, मैं धीरे धीरे खसकाते 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 यहां तक लाया, फिर और खसकाऊंगा 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 और आऊंगा और आऊंगा और आऊंगा और आऊंगा और इसके पास लेकर आऊंगा। तो अगर मान के चलो मैं धीरे धीरे खसकाते खसकाते ला रहा था, तो मैंने कुछ dr खसकाने में कितना किया गया कार्य वो लिखना चाहता हूं। तो देखा एफ dr, ये इंटीग्रेशन आता है, हाँ स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हम लिखेंगे, तो कार्य क्या हो, बल क्या होगा, तो सर अगर हम बल लिख रहे हैं यहां पर, अगर इसे dr खसका और ये r दूरी पर रखा हुआ, तो बल होगा k Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। अच्छा ये वाला जो डेरिवेशन है, इसी प्रकार का डेरिवेशन हम दो द्रव्यमान के लिए भी कर सकते हैं, Gm1 m2 बटा r स्क्वायर के लिए भी ना सेम डेरिवेशन होता है, लेकिन हमने वो उस पर हम अभी जाना नहीं चाहता, हम आवेश के बारे में बात करना चाहते हैं, हम कक्षा 12 के लिए बात करना चाहते हैं। ये dr का इंटीग्रेशन क्या, एक नेगेटिव लगा लो, अच्छा, और इसे इंटीग्रेट कर दो। अब सर मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं, बेटा तू लेकर आ रहा है अनंत से, और कहां तक ला रहा है, मान के चलो कुछ दूरी r तक लेकर आ रहा है, अनंत से लाए 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 यहां तक लाके रख दिया। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, बिल्कुल सर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो k Q1 Q2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। अच्छा सर एक बटे में r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हो जाएगा सर r की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है मुझे, बेसिकली एक माइनस साइन भी बाहर फेंक दिया, dr। अच्छा कहां से कहां तक, अनंत से ला रहा हूं मैं इसे और r तक लेकर लाकर रख रहा हूं, तो माइनस Q1 Q2 बटे में r, सॉरी ये Q1 Q2 और ये r स्क्वायर था बटे में, इसका इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन क्या होता है सर, -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, लिमिट रख दो इन्फिनिटी से r तक। और अब हम अनंत पर स्थितिज ऊर्जा, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा के बारे में, हम क्या मानते हैं, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, है ना, अनंत पर u या u इनफाइनाइट जो है वो 0 मानकर ही हम सॉल्व करते हैं। तो अगर अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य थी, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा को हम u बोल देते हैं। तो यहां पर अब ये जो स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन अगर मैं सीधे सीधे लिख दूं अनंत और यहां के मध्य में, वैसे अभी तो स्थितिज ऊर्जा ही लिख रहा हूं क्योंकि अनंत पे मैंने शून्य मान लिया है। ये कितना होगा, देखो ये -2 + 1 -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k Q1 Q2, तो मैं समझ में आया, ये हो जाएगा r की पावर -1 अपॉन में -1 हो गया, एक माइनस साइन ऑलरेडी था, इसमें लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी से r तक, ये आ गया u। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और अल्टीमेटली मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, मैं ज्यादा स्टेप्स बढ़ाना नहीं चाहता, ये 1/r, ये हो गया 1/r, एक बटे में एक बार r की जगह r ही रखोगे, बिल्कुल सर, है ना, और यहां पर 1/r, r की जगह r रखोगे, r की जगह एक बार इनफाइनाइट रखोगे, तो 1/इनफाइनाइट करोगे, तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है सर, 1/इनफाइनाइट क्या होता है मेरे को नहीं आता, 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। इनफाइनाइट क्या होता है सर, इनफाइनाइट होता है 1/0। अब 1/इनफाइनाइट करोगे तो क्या कर रहे हो, 1/0, तो 0 पलटी खा के ऊपर चल गया, 0 आ गया, तो यहां पर ये 0 बचा, तो अल्टीमेटली जो मुझे याद रखना है वो गया k Q1 Q2 बटे में r, ये स्थितिज ऊर्जा है उन दोनों के मध्य, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैं इसे खसका रहा था मैंने, और मैं अच्छा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जब लिखते तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या लिखते हैं, शून्य, है ना, यहां पर अगर मुझे स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या लिखते हैं, शून्य। बहुत धीरे धीरे खसका कर ला रहा हूं मैं इसे, तो चलो भाई चलो भाई धीरे धीरे, अब मैं यहां से लिख रहा हूं, तो इन दोनों के मध्य स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी k Q1 Q2 बटे में r। आया समझ में, ऐसे 2 3 4 8 10 आवेश ला के रखेंगे तो उनके मध्य स्थितिज ऊर्जा k Q1 Q2 बटे में r ही रखेंगे हम। क्लियर है कहानी, तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात हमें पता होनी चाहिए थी। अच्छा इसी में अगर यहां पर ऐसा होता, अगले पेज पे लिख दिया कैसा होता कि सर यहां पर एक आवेश पॉजिटिव था अभी,
दूसरा आवेश भी पॉजिटिव था, एक दूसरे से r दूरी पर है, तो स्थितिज ऊर्जा इनके मध्य कितनी है? स्थितिज ऊर्जा है सर k q1 q2 बटे में r। अच्छा, एक आवेश पॉजिटिव है, एक आवेश नेगेटिव है, तो क्या होता? ये होता है u बराबर q1 q2 की जगह में माइनस q2 रखता बटे में r। इसी प्रकार से अगर मेरे पास दोनों नेगेटिव हो जाते तो क्या आ जाता? दोनों नेगेटिव आ जाते तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, k q1 q2 बटे में r आता, है ना। एक छोटा सा रिवीजन, हमने यह देखा था कि अगर मेरे पास द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो स्थितिज ऊर्जा जो थी वो माइनस जी m1 m2 बटे में r लिखते थे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक दुनिया का बहुत बड़ा राज समझाता हूं और एक बहुत बड़ी बात समझाता हूं तुझे। देखो क्या होता है, जब भी हमारे पास, है ना, देखो संरक्षी बल है, जो बल है, बल दो प्रकार का हो सकता है। ये जो बल है ना, संरक्षी बल है, बल दो प्रकार का हो सकता है। क्या हो सकता है दो प्रकार का, है ना? हमारे पास एक जो ये वाला बल है, ये कैसा है? ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे, प्रतिकर्षण है या आकर्षण, ये प्रतिकर्षण है या आकर्षण है। तो जब भी हमारे पास ये कौन सा बल है? ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षण है सर। ये कैसा बल है सर? एक दूसरे के पास आना चाहते, तो ये आकर्षण है। ये कैसा बल है? ये भी सर आकर्षण है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास आकर्षण बल होता है इस दुनिया में, तो हमारी स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ध्यान रखना है आपको। आकर्षण बल के लिए एक बहुत बड़ा स्पष्टता दे रहा हूं मैं तुम्हें आज, कि आकर्षण बल के लिए, जिससे तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आकर्षण बल के लिए U सदैव नेगेटिव होता है और प्रतिकर्षण बल के लिए U पॉजिटिव होता है। इसका फील मैंने तुम्हें क्लास 11th में भी दिया था, एक और बार मैं तुम्हें इसका फील देता हूं, ध्यान से समझना। क्या होगा कि अगर मान के चलो मैंने इन दोनों को छोड़ दिया, तो क्या होगा सर? दोनों भागेंगे, तो दोनों भागेंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब मैंने क्या माना था कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा जो है सर वो शून्य है। हाँ सर, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर 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 जाएंगे, तो कहां तक जाएंगे? अनंत पर जाएंगे। अच्छा, तो जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, हाँ सर, तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, बिल्कुल। एक दूसरे से दूर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घट रही है और अनंत पे जाकर शून्य हो जाएगी। लेकिन आकर्षण में क्या था? आकर्षण में सर क्या था कि अगर मैंने अनंत से इस आवेश को छोड़ दिया, एक अनंत से ये पॉजिटिव आवेश, एक नेगेटिव आवेश को अनंत पे से छोड़ दिया, तो अपने आप इसकी तरफ भागेगा। अनंत पे उसके पास क्या था? शून्य ऊर्जा, ना तो स्थितिज ना तो गतिज। लेकिन अनंत से जब उसकी तरफ आ रहा है तो उसके पास गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, दौड़ कर आ रहा है, वो दौड़ कर आ रहा है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो अगर स्थितिज ऊर्जा घटेगी मेरे प्यारे बच्चे, तो अनंत पे ऑलरेडी जीरो है, तो जीरो से भी घटेगी, तो सर जीरो से भी कम होगी, मतलब क्या होगी? नेगेटिव। तो आकर्षण के लिए हमेशा नेगेटिव होगी। और इसको हम इस इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हैं, यहां पर जो हमने डेरिवेशन करा इससे भी प्रूव कर सकते हैं कि यार यहां पर अभी क्या हुआ है। देखो एक नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, अभी हमने जो बल लगाया है, या संरक्षी बल की बात कर लेते हैं हम यहां पर। तो संरक्षी बल जो है वो k q1 q2 बटे में r² जो हो जाएगा, यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं यहां पर, है ना। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो सर यहां पर जो बल लग रहा है वह बल, और यहां पर जिस दिशा में हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, वहां से भी हम इस चीज को सोच सकते हैं पूरा पूरा। आई बात समझ में? अभी के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, k बराबर U बराबर k q1 q2 बटे में r। अब अगली क्लास में मैं आते ही इस पे बहुत जोरदार सवाल करवाऊंगा, है ना। अभी तो हमने आकर्षण प्रतिकर्षण की सारी बातें कर ली है, अगली क्लास में आते ही हम इस पे कुछ बहुत सारे जोरदार सवाल करने वाले हैं, है ना। जैसे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल करवा देता हूं, फिर कोई इसके 2 सवाल ले लेंगे हम, है ना। तो ये एक बढ़िया सा सवाल है, अभी हमने जो पढ़ा उसी के आधार पर हमें बोला हुआ कि फोटो देखो, चित्रानुसार मतलब फोटो देखो। एक आवेश Q को बिंदु A से B तक लाने में 2 जूल कार्य, A से B तक लाने में 2 जूल कार्य करना पड़ता है, B से C ले जाने में -3 जूल कार्य करना पड़ता है। तो C से A तक वापस लाने में कार्य कितना होगा? तो देखो क्या दिया हुआ हमें, कार्य AB दिया हुआ है, कार्य AB जो दिया हुआ है वो 2 जूल दिया हुआ है। इसी प्रकार से कार्य BC जो दिया हुआ है वो -3 जूल दिया हुआ है, और कार्य जो CA दिया हुआ है वह मेरे पास C से A निकालना है। अब मुझे पता है सर कि यह कौन सा बल है? विद्युत क्षेत्र है सर। तो विद्युत क्षेत्र मतलब कि संरक्षी बल है। संरक्षी बल में अगर एक चक्कर में घूमे तो किया गया कार्य क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। मतलब मैं लिख सकता हूं कार्य AB प्लस कार्य BC प्लस कार्य CA जो होगा वह शून्य होना चाहिए। तो हो जाएगा 2
प्लस -3 प्लस कार्य CA जो होगा वह शून्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पूरा एक चक्कर घूम लिया, तो पूरे चक्कर में किया गया कार्य क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो यहां से मैंने आसानी से निकाल लिया, कार्य CA जो आ जाएगा सर वो 1 जूल आ जाएगा। तो 1 जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है कहानी? तो एक और बढ़िया मजेदार सवाल। चलिए यार, तो अभी की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। जाने से पहले क्विज के रूप में 2 धमाकेदार सवाल लेंगे, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें स्थितिज ऊर्जा पर और गहन चिंतन करेंगे, और साथ साथ स्थितिज ऊर्जा के साथ हम विभव भी पढ़ेंगे, है ना, कि विद्युत विभव क्या होता है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों क्विज के लिए। क्विज के 2 सवाल आपके सामने आ रहे, जिनमें से पहला सवाल ये रहा। बढ़िया मजेदार सवाल, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। फॉर्मूला यूज करना है के क्यू बटे में आर स्क्वायर, बाहर के लिए और अंदर के लिए के क्यू आर बटे में कैपिटल आर का क्यूब। इसी से आएगा जवाब। चलो अगला सवाल देखते हैं। आर त्रिज्या का गोला का आयतन जो है वो एक समरूप, मतलब पूरे आयतन में एक समरूप विद्युत आवेश वितरित है। विद्युत क्षेत्र क्या होगा ये बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल। चलो जवाब जान लेते सभी सवालों के हम, है ना। पहला सवाल क्या है? पहला बढ़िया सा सवाल है। सवाल क्या कहना चाहता है देखते हैं। सवाल कह रहा है हमारे पास कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के समरूप आवेशित हमारे पास अचालक है। अब इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब मान के चलो कि यहाँ पे अगर आर त्रिज्या है तो 2r दूरी पर। सर आपने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए, एकदम से ऐसा कर दिया। हाँ, तो अपना अपना स्टाइल है भैया करने का ना। अगर तुम डाटा के साथ खेलोगे 10 से 20 से ऐसा सोचोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। साफ देखना, त्रिज्या 10 है, 2r दूरी पे, क्योंकि हमने r के रूप में सब कुछ किया हुआ है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E है, तो E का मान क्या होगा? E का मान होगा K कैपिटल Q अपॉन में 2r का स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूँ KQ बटे में 4r स्क्वायर। ये मेरा E का मान आ गया। अब यहां से r बटा 2 दूरी पर देखना है हमें, तो r बटा 2 दूरी पर E डैश लिख देते हैं हमें से। ये होता है K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल r बटे में कैपिटल R का क्यूब। तो हो जाएगा K इंटू कैपिटल Q इंटू R बटे में 2 बटे में कैपिटल R का क्यूब। तो एक r से एक r कट जाएगा, यहां से आ जाएगा KQ बटे में 2r स्क्वायर। यहाँ पास E डैश आ गया, ये E आ गया। अब इन दोनों को हमको सेट करना है कि हमारे पास आंसर आ जाए। तो एक काम करते सर, है ना, यहां पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं, या आपकी इच्छा जैसे करना हो, ये E है, ये E डैश है, मेरे को ज्यादा आसान नहीं दिखता, मैं कर दूं KQ बटे में 4r स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहां पर लगा तो वही है, लेकिन बस ये फायदा मिला कि ये जो हो जाएगा वो E हो जाएगा। तो ये मेरे पास 2E डैश हो, E हो गया E डैश का मान। कहानी खत्म, पैसा हजम। क्लियर है? तो ये आंसर आ जाएगा। चलो भाई, इसी प्रकार से दूसरा सवाल एकदम निहायत ही आसान सवाल। E जो होता है वो समानुपाती होता है। स्मॉल r के स्मॉल r लिखूं या कंफ्यूज करने के लिए x लिख दिया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो यार हमने आज अनुप्रयोग पढ़े। अनुप्रयोगों में हमने पुरानी ही बातें पढ़ी, बस इसमें जो नई बातें पता आपको होनी चाहिए थी क्या, कि सर अगर हमारे पास एक ठोस कुचालक होता है, एक समान रूप से आवेशित होता है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर और भी कुछ चीजें होती, जैसे मेरे पास एक समान रूप से आवेशित एक रेखीय चालक होता, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस जो है ऐसा कुछ मानेंगे हम, है ना, बेलनाकार मानेंगे। चादर होगी तो उसके लिए भी हम ऐसा बेलनाकार ही मानेंगे, गॉसियन सरफेस। और इसके कारण 2k लैम्डा बटा r होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। आगे बातें समझ में? अच्छा सर, इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए हमें? और भी कुछ बातें कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ऐसी बहुत सारी हम और बातें कर सकते थे, है ना। इसके अलावा हमने और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे छोटे छोटे से। इसके बाद में स्थितिज ऊर्जा पर, तो स्थितिज ऊर्जा में आज एक ही बात पड़ी कि यहाँ पर Q1 Q2 बटे में R जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, और ये संरक्षी बल है ना, हमारा जो विद्युत बल है वो कैसा है? संरक्षी बल है। तो यार आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क हर बार की तरह आपको ऐप में ही मिल जाएगा। कल की क्लास में विद्युत विभव पढ़ेंगे, साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा पे उदाहरण भी करेंगे। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।